हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस किया था। आज एक नया चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्सेस को हम लोग फिक्सिशियस फोर्सेस भी बोलते हैं। हम लोग देखेंगे कि सूडो फोर्स कब हम लोग लगाते हैं, मतलब कौन से कंडीशन में लगाते हैं और क्या ये लगाना कंपल्शन है या ये ऑप्शन है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सूडो फोर्स क्या है वो तो ऑफ कोर्स डिस्कस करना ही है। ठीक है, तो द बेस्ट वे टू डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ सूडो फोर्स इज टू टेक ए नाइस एग्जाम्पल। एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अभी तक देखो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी ही पढ़े हैं। नॉर्मल रिएक्शन और वेट ही हम लोगों ने पढ़ाई किया है, तो उसी को यूज करके हम लोग सवाल लेंगे, क्योंकि और कोई फोर्स तो अभी पढ़े नहीं है तो वो फोर्स यूज कर नहीं सकते। सो लेट अस कंसिडर ए क्वेश्चन ऑन ए सूडो फोर्स। लेट्स कंसिडर ए क्वेश्चन ऑन सूडो फोर्स। सपोज करो द क्वेश्चन इज ए ब्लॉक इज block of mass small m is kept on a inclined plane। इंक्लाइन प्लेन को हम लोग वेज भी बोलते हैं। केप्ट ऑन ए वेज, वेज ही लिख दो। वेज इज इंक्लाइन प्लेन केप्ट ऑन द वेज ऑफ mass capital M, right, as shown in figure. The wedge is shown on the on a frictionless surface. Wedge is placed on a frictionless surface. ठीक है, फाइंड द, और ऐसे लिख दो all the surfaces are assumed to be frictionless, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, find the acceleration of block of mass m with respect to wedge if assume all the surfaces to be frictionless. Assume all the surfaces to be frictionless. Assume all the surfaces to be frictionless. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ द डायग्राम। सपोज करो this is the wedge। ठीक है, कैसे करोगे यार, रिफ्लेक्ट करना है, फ्लिप। चलो हाथ से ही ड्रा कर लेते हैं, इतना क्या है ना, हाथ से ही ड्रा करते हैं। हाथ से भी हम बढ़िया ड्रा कर लेते हैं। सपोज करो वेज दिया हुआ है, ऐसे ले लो। ये वेज है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये प्लेस्ड है, placed on frictionless surface.
ठीक है, इज केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। और यहाँ पे एक वेज ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक ऑफ मास, ठीक। सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल द सर्फेसेस, मतलब वेज जिस सरफेस पे रखा वो भी फ्रिक्शनलेस है, और ब्लॉक और वेज के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m with respect to wedge of mass capital M. Find the acceleration of the block of mass small m with respect to wedge of mass capital M. ये क्वेश्चन पूछा आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। क्वेश्चन क्लियर है? सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सारा सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। फ्रिक्शन चूंकि अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो फ्रिक्शन लेंगे नहीं क्वेश्चन में। और ये आपका वेज दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे प्लेस किया हुआ है, और ब्लॉक और वेज में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ब्लॉक और वेज में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। इसमें एक चीज और लिख सकते हो, व्हेन द सिस्टम रिलीज्ड, सिस्टम को रिलीज कर दिया तो आप निकालिए, मतलब सिस्टम अभी पकड़ के रखा हुआ है, एकदम से छोड़ दिया, तो अब बताओ कि क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये क्वेश्चन आपको करना, ठीक। तो देखो क्वेश्चन करना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग को सूडो फोर्स समझना है। एक मॉडल क्वेश्चन ले लिया हमने जिसके थ्रू हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सारा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक जस्ट माध्यम है कि जो हम लोग कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको हम बताना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इस गोइंग टू, मतलब हम लोग पूरा 1 घंटे तक इस क्वेश्चन को करते रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो हम 10 मिनट में इसको निपटा देंगे, 5 मिनट में, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट, वो मैसेज जो हम देना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखिए कोई भी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम दिया हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, पार्टिकल डायनेमिक्स का, तो उस सवाल को प्रायः हम लोग 4 स्टेप्स फॉलो करके करते हैं। वी फॉलो 4 स्टेप्स, वी फॉलो 4 स्टेप्स इन डूइंग द क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग 4 स्टेप में सवाल को करेंगे। पहला स्टेप है स्टेप 1, यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। जितने भी पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम में, 2 पार्टिकल्स हैं, एक वेज है और दूसरा ब्लॉक है, वेज है और दूसरा ब्लॉक है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, उस बॉडी को उसके सराउंडिंग से हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। We isolate that body from the surrounding. And how do you isolate the body from surrounding? By showing all the interaction it has with the surrounding in terms of forces. By showing all the interaction which it has with the surrounding in terms of forces. इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करने के 2 तरीके होते हैं, एक फोर्स है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है। इंटरेक्शन देखो, कोई भी सिस्टम पार्टिकल्स दिया रहेगा उसमें हमेशा ही इंटरेक्शंस होगा। भगवान कोई भी सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव नहीं बनाता है। तो मोस्ट ऑफ सिस्टम विच वी हैव इन नेचर इज इंटरैक्टिव। सिस्टम में एक से अधिक पार्टिकल्स होंगे और वो आपस में इंटरैक्ट करते होंगे, ठीक है, इंटरैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। और वो इंटरैक्शन जो है उनका डायनेमिक्स को डिटरमाइन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है उसको हम लोग सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं। कैसे आइसोलेट करते हैं? वो जो इंटरेक्शन सराउंडिंग से कर रहा है उसको हम लोग फोर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, फोर्स के टर्म में उसको दिखा देते हैं। सो इन फ्री बॉडी डायग्राम वी आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग
How do you isolate the body from surrounding? By showing all the interaction it has with the surrounding in terms of forces. By showing all the interaction it has with the surrounding in terms of forces. तो यहाँ पे दो बॉडी है, एक तो वेज है और दूसरा ब्लॉक है. तो इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो. यू हैव ए वेज एंड यू हैव ए ब्लॉक. एक आपको वेज दिया हुआ है, ठीक है, और एक ब्लॉक दिया हुआ. सबको अलग अलग करो. ये डॉटेड लाइन से इसका ओरिएंटेशन हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं ब्लॉक का. एम है और ये आपका कैपिटल एम. ठीक है, यू हैव द वेज एंड यू हैव द ब्लॉक. अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, जितना आप देखिए किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है और जिससे जिससे इंटरेक्ट कर रहा है उस इंटरेक्शन को फोर्स के टर्म में दिखा दो. जिससे जिससे इंटरेक्ट कर रहा है उस इंटरेक्शन को फोर्स के टर्म में दिखा दो. जैसे अगर हम लोग इस ब्लॉक का बात करें तो ब्लॉक किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है. पहली बात, दोनों बॉडी अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी सवाल है, जब तक कि वो सवाल में लिखा न रहे कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, तब तक हम अज्यूम करते हैं कि ये सवाल जो है हम लोग अर्थ पर रख के कर रहे हैं. तो ऑफकोर्स ये दोनों बॉडी जो है अर्थ से इंटरेक्ट करेगा. ये दोनों बॉडी जो है अर्थ से इंटरेक्ट करेगा. दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द अर्थ. दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द अर्थ. ठीक है, उस इंटरेक्शन को आप यहाँ शो कर दीजिए. शो दैट इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ दिस फोर्स, है ना. वेट, वेट क्या दिखा रहा है, वेट इज शोइंग द इंटरेक्शन विच दीज बॉडी हैव विद द अर्थ. वेट क्या दिखा रहा है, वेट इज शोइंग द इंटरेक्शन विच दीज बॉडीज हैव विद द अर्थ. अर्थ के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है इन बॉडी का वो दिखा रहा है. ठीक, ओके. अब आ जाओ, और किससे इंटरेक्ट कर रहा है ये ब्लॉक, और किससे इंटरेक्ट कर रहा है अर्थ के अलावा. इट इज इंटरेक्टिंग द वेज ऑल्सो. ये वेज से भी इंटरेक्ट कर रहा है. वेज के साथ तो कांटेक्ट में है ना, वेज के साथ कांटेक्ट में है. तो वेज क्या कर रहा है, वेज इसका मोशन को, वेज इज कंस्ट्रेनिंग द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन. कोई भी देखो, ब्लॉक क्या है, ब्लॉक इज फ्री टू मूव अलोंग विद द वेज. ब्लॉक इज फ्री टू मूव ऑन द सरफेस, बट ब्लॉक कैन नॉट मूव इनटू द सरफेस. ब्लॉक जो है सरफेस के अंदर नहीं जा सकता. इट इज वेज क्या कर रहा है, वेज जो है ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है. कैसे कर रहा है, बाई अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्ट्रेन. है ना, ये कौन लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन वेज लगा रहा है. ठीक है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेन हो रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में लगा रहा है. ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन हो रहा है तो उसके उल्टे डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. ये लास्ट क्लास वाला देख लेना वीडियो, उसमें बहुत क्लियरली हम बताए हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है. ये सब पे बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में. जस्ट गो थ्रू देम, डोंट मतलब छोड़ छोड़ के पढ़ने से फायदा नहीं है. ठीक है, तो उसमें हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे. तो यहाँ पे देखिए, वेज जो है ब्लॉक का मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है. वेज इज कंस्ट्रेनिंग द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन कंस्ट्रेन कर रहा है. हाउ, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट. जिस डायरेक्शन मोशन कंस्ट्रेन है उसके उल्टे डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, वेज लगा रहा है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कर लेंगे. इफ आई कॉल इट एक्शन ऑफ द वेज ऑन द ब्लॉक, देन ब्लॉक विल नॉट लीव द वेज. ब्लॉक वेज को छोड़ेगा नहीं, वो भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंड ऑपोजिट होगा. इट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, तो अगर वेज ब्लॉक के ऊपर एन फोर्स लगा रहा है तो ब्लॉक भी वेज के ऊपर एन फोर्स लगाएगा. ब्लॉक भी वेज के ऊपर एन फोर्स लगाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको. ठीक, तो आपका ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया. ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया. अब वेज पे आइए. वेज किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, वेज इज इंटरेक्टिंग विद द अर्थ. तो उस इंटरेक्शन को हमने mg के टर्म्स में दिखा दिया. वेज और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, इस ब्लॉक से इंटरेक्ट कर रहा है. तो उस ब्लॉक के साथ जो इंटरेक्शन है उसको यहाँ दिखा दिया हमने. ठीक है, और वेज किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. वेज इज इंटरेक्टिंग विद द सरफेस. वेज जो है सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. वेज जो है
सरफेस क्या इंटरेक्ट कर रहा है, और सरफेस क्या कर रहा है, सरफेस जो है वेज का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेज तो जा नहीं सकता ना, तो सरफेस क्या कर रहा है, वेज का मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। भाई हाउ, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन आर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये आर कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है, ठीक है। तो वेज भी सरफेस पे एक आर फोर्स लगाएगा, वेज भी सरफेस पे एक आर फोर्स लगाएगा। अगर यहाँ वेइंग मशीन रखा होगा तो ये वेइंग मशीन जो है आर फोर्स मेजर करेगा, ठीक है, शो करेगा। कई बार आपको वेइंग मशीन दे देगा और कहेगा बताओ वेइंग मशीन कितना आपको निकाल रहा है, कि वेइंग मशीन क्या रीडिंग शो कर रहा है, तो वेइंग मशीन इज गोइंग टू गिव यू आर बेसिकली, ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। और तो किसी से इंटरेक्शन है नहीं, इंटरेक्शन आपको बताया थे दो तरीके से पॉसिबल होता है। इंटरेक्शन कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्सेस। इंटरेक्शन या तो कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व करेगा या एक्शन एट ए डिस्टेंस भी हो सकता है, दो बॉडी अलग अलग दूर दूर हो फिर भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दैट इंटरेक्शन विल बी थ्रू फील्ड फोर्स। जैसे दो चार्जेज इंटरेक्ट करते हैं, दो मासेस ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करते हैं, दो सेलेस्टियल बॉडीज, दो प्लैनेट्स इंटरेक्ट करते हैं, स्टार प्लैनेट्स इंटरेक्ट करते हैं, तो दूर रहते हैं लेकिन इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, हाँ, फील्ड फोर्सेस के थ्रू। ओके, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या हम इस एन को शिफ्ट कर सकते हैं, क्या इस एन को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इस एन को हम लोग वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, तो क्या ये एन को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, कैन वी शिफ्ट दिस एन पैरेलल टू इटसेल्फ, थोड़ा सा सहूलियत होता है ना। तो क्या इस एन को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैन वी शिफ्ट दिस एन पैरेलली, कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं ये भी बता दीजिए, कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। यहां पे तो कर सकते हैं, तो वही बात समझने की जरूरत है ना कि when we can shift the forces and when we cannot shift the forces, ये दोनों ये देखो सवाल आपको शुरू में बताया, सवाल एक बस माध्यम है कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने का, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सवाल के थ्रू। ऐसे बताएंगे तो बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा ना, खाली हम आके 4 लाइन में कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं होता, सवाल के थ्रू ही बता सकते हैं। जैसे कराटे लड़ते हैं या कोई मतलब आर्म्स सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, तो ऐसे कॉपी पे स्विमिंग थोड़ी पढ़ाया जाता है, उसको मतलब स्विमिंग करके दिखाया जाता है, देखो ऐसे होता है फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक और अलग अलग स्ट्रोक होता है ना, तो मतलब करके दिखाया जाता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये है कि क्या इस एन को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, कब नहीं कर सकता है। फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फोर्स ड्रा किए हैं तो उस फोर्स को पैरेलली कब शिफ्ट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, इसको समझिए थोड़ा, ठीक है। देखो जब भी कोई बॉडी पे फोर्स लगता है, व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पे मान लो फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी बॉडी पे, थोड़ा सा गोल नहीं ड्रा करो, आर्बिट्रेरी ड्रा करो, सपोज ये बॉडी है, ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लो सपोज को फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द बॉडी, तो इस फोर्स का दो इंपैक्ट होता है, इस फोर्स का दो इंपैक्ट हो सकता है। एक होता है इसका ट्रांसलेशनल इफेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग रोटेशनल इफेक्ट। इनफैक्ट when we talk about the mechanical state of a body, किसी बॉडी का मैकेनिकल स्टेट का जब बात करते हैं तो मैकेनिकल स्टेट कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग, मैकेनिकल स्टेट कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग, किसी बॉडी का जो मैकेनिकल स्टेट है, किसी बॉडी का जो मैकेनिकल स्टेट है, इट कंप्राइज ऑफ टू थिंग, वन इज ट्रांसलेशनल स्टेट और दूसरा होता है रोटेशनल स्टेट। दूसरा है तो ट्रांसलेशनल स्टेट
is all about the location of body in space. Translational state is all about where the body is located. इस बॉडी का, इस पेन का मान लो हम लोग मैकेनिकल स्टेट का बात करें तो मैकेनिकल स्टेट विल कंप्राइज ऑफ द ट्रांसलेशनल स्टेट विच टॉक्स अबाउट वेयर द बॉडी इज लोकेटेड. 3 डायमेंशनल स्पेस में बॉडी का लोकेशन क्या है. और रोटेशनल स्टेट बेसिकली टॉक्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ दिस बॉडी. इस बॉडी का ओरिएंटेशन क्या है. ट्रांसलेशनल स्टेट टॉक्स अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस बॉडी इन स्पेस. और जो रोटेशनल स्टेट है इट टॉक्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस. मतलब बॉडी खड़ा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, टिल्टेड है, तो ये ओरिएंटेशन हो गया. ठीक है. ट्रांसलेशनल स्टेट हो गया कहाँ पे लोकेशन का क्या है, इसका इस बॉडी का लोकेशन क्या है. और रोटेशनल स्टेट है इस बॉडी का ओरिएंटेशन क्या है. ओरिएंटेशन क्या है, टिल्टेड है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है, मतलब ओरिएंटेड. जैसे मान लो ऐसे है और ऐसे कर दिया तो क्या बदला, ओरिएंटेशन बदला, लोकेशन नहीं बदला. लोकेशन बदलने का मतलब ऐसे, ये देखो ये लोकेशन बदल रहा है, ये लोकेशन ही चेंज है. ठीक है. ओरिएंटेशन बदलना मतलब ये ओरिएंटेशन हो गया. ये सीलिंग फैन होता है तो सीलिंग फैन जो है अपना लोकेशन नहीं बदलता है, अपना ओरिएंटेशन बदलता है. ठीक है. सीलिंग फैन जो है अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है, अपना फैन ऐसे घूमता है, ओरिएंटेशन बदलता है. ठीक है. तो जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं तो उस फोर्स के दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं. वो उस बॉडी का लोकेशन भी चेंज कर सकता है और उस बॉडी का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता है, या दोनों एक साथ चेंज कर सकता है. जैसे मान लो इस पेन को ऐसे गिरा दिया ऐसे, तो ये क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टली गिर रहा है, इसका सिर्फ लोकेशन बदल रहा है, इसका स्पेस में लोकेशन चेंज हो रहा है, इसका स्पेस में सिर्फ लोकेशन ही चेंज हो रहा है. देखो ये लोकेशन चेंज हुआ, मतलब ये इस साइड पे अभी इस साइड हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टली ही गिर रहा है. तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, जो अगर छोड़ दिया तो क्या एक्ट किया, छोड़ दिया तो मतलब वेट ही एक्ट किया ना, तो वेट के वजह से इसका सिर्फ ट्रांसलेशन यहाँ बदल रहा है, सिर्फ इसका ट्रांसलेशन स्टेट बदल रहा है. बट यही पेन को ऐसे मान लो घुमा के ऐसे फेंक दिया, ऐसे थ्रो कर दिया, थ्रो नहीं करेंगे टूट जाएगा, थ्रो कर दिया तो क्या होगा, ये पेन घूमता हुआ आगे जाएगा, मतलब अपना ओरिएंटेशन भी चेंज करेगा और अपना लोकेशन भी चेंज करेगा. ठीक है. लोकेशन भी चेंज करेगा. अब फैन है, फैन घुमाते हैं हम लोग, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी टॉर्क में कन्वर्ट होता है तो क्या करता है, उसका ओरिएंटेशन बदलता है, लोकेशन नहीं चेंज होता. सीलिंग फैन में फैन का ओरिएंटेशन चेंज होता है, लोकेशन चेंज नहीं होता है. ठीक है. ऐसे ये बॉडी ऐसे फ्रीली फॉलिंग है तो उसका लोकेशन चेंज हुआ, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ. ये वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल ही इस हाथ में गिर रहा है. ठीक है. तो लेकिन इन जनरल जब भी फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे तो दोनों भी हो सकता है. हो सकता है कि सिर्फ ट्रांसलेट ही करे, हो सकता है सिर्फ रोटेशन हो, और इन जनरल अगर बात करेंगे तो इट कैन हैव बोथ द इफेक्ट. मतलब वो बॉडी का लोकेशन भी चेंज कर सकता है और बॉडी का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता है. ठीक है. बॉडी का मतलब ट्रांसलेशनल स्टेट जो मैकेनिकल स्टेट है इट कंप्राइज ऑफ ट्रांसलेशनल स्टेट एंड रोटेशनल स्टेट. तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, अगर फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो वो फोर्स उस बॉडी का ट्रांसलेशनल स्टेट भी बदल सकता है और उस बॉडी का रोटेशनल स्टेट भी बदल सकता है. तो वही हम यहाँ बोल रहे हैं कि द फोर्स कैन हैव 2 इफेक्ट, ट्रांसलेशनल इफेक्ट एंड रोटेशनल इफेक्ट. फोर्स का 2 इफेक्ट हो सकता है, ट्रांसलेशनल इफेक्ट एंड रोटेशनल इफेक्ट. ट्रांसलेशनल इफेक्ट में क्या है, बॉडी का लोकेशन चेंज करता है. रोटेशनल इफेक्ट में क्या है, बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज होता है. अब जो फोर्स का ट्रांसलेशनल इफेक्ट है दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इनफैक्ट बॉडी में कितना लोकेशन किस तरीके से चेंज होगा या कितना चेंज होगा, या जो ट्रांसलेशनल स्टेट का जो चेंज है वो फोर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. बॉडी अपना ट्रांसलेशनल स्टेट जो चेंज कर रहा है तो उसको ट्रांसलेशनल इफेक्ट बोल रहा है. ट्रांसलेशनल इफेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस क्वांटिटी एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन. तो ट्रांसलेशनल स्टेट किस तरीके से चेंज करेगा वो ये एक्सेलरेशन कैरेक्टराइज कर रहा है. तो हम लोग देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है. फोर्स का मैग्नीट्यूड या फोर्स के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है. जैसे कोई मान लो ब्लॉक रख दिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे. अब ब्लॉक पे तुम
मान लो फोर्स यहां लगाते हो तब भी एक्सेलरेशन आपका जो है वो F/m हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक आप यहां फोर्स लगाए, यहां फोर्स लगाए तब भी एक्सेलरेशन F/m होगा, यहां फोर्स लगाए तब भी एक्सेलरेशन F/m होगा, यहां फोर्स लगाए तब भी एक्सेलरेशन F/m होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो ट्रांसलेशनल स्टेट का जो चेंज है या ट्रांसलेशनल इफेक्ट है फोर्स का, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं करता है, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे केस में पूरे बॉडी को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पूरे बॉडी को, चूंकि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सो व्हेनेवर यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन फाइंडिंग ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, when you are interested only in finding translational effect of the force, in that case you can treat the whole body as a point object, जिसको पार्टिकल बोला जाता है, इसको पार्टिकल बोला जाता है, and you can apply this force F and acceleration A। ठीक है, समझ में आ रहा? मतलब whenever interested only in translational effect of the force, कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोग कुछ समय के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स ही पढ़ रहे हैं, ऐसे केस में बॉडी को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं विद द फोर्स F एक्टिंग ऑन इट एंड एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू F/m, जो कि ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स जो है, जो कि एक्सेलरेशन के द्वारा कैरेक्टराइज हो रहा है, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फोर्स कहाँ लग रहा है उससे एक्सेलरेशन प्रभावित नहीं होगा। फोर्स आप यहाँ लगाइए, नीचे लगाइए, बिल्कुल नीचे लगाइए, तब भी एक्सेलरेशन सेम रहेगा। सो व्हेन यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इन दैट केस द होल बॉडी इज ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पूरा ऑब्जेक्ट को, पूरा बॉडी को एक पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। इसीलिए ये जो पूरा सेगमेंट है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसको पार्टिकल डायनेमिक्स भी बोला जाता है। पार्टिकल डायनेमिक्स भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब तक आप सिर्फ ट्रांसलेशनल इफेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, तब तक वो पूरा का पूरा जो बॉडी है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। चूंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इमटेरियल है, तो वो फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, तो इसलिए पूरे बॉडी को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। और वो ये सारे जो चैप्टर है जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सारे चैप्टर्स को हम पार्टिकल डायनेमिक्स बोलते हैं। इसलिए देखो हम ऊपर जो है लिखे हैं पार्टिकल डायनेमिक्स, इसलिए इसको पार्टिकल डायनेमिक्स बोला जाता है क्योंकि सारा का सारा जो है बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का ट्रीट कर सकता है। अच्छा, वेयरएज रोटेशनल इफेक्ट की अगर बात करें तो बॉडी के अंदर कितना रोटेशन प्रोड्यूस होगा, वो फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। आप देखिए कि मतलब एक फोर्स की वजह से एक रोटेशन कितना प्रोड्यूस होगा, उसका ओरिएंटेशन कितना चेंज होगा, किस रेट से चेंज होगा, वो सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड ना करके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे तो डिपेंड करता ही है, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं वहां पे ये इक्वेशन यूज होता है, क्योंकि फोर्स आपका एनफ क्वांटिटी नहीं है। फोर्स जो है, जो कॉज फोर्स, जो रोटेशनल इफेक्ट का अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, इधर कॉज, फोर्स को कॉज बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स इज नॉट एनफ टू डिस्क्राइब द कॉज इन केस ऑफ रोटेशनल इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मतलब रोटेशन कितना होगा, ठीक है, किस रेट से होगा, किस रेट से ओरिएंटेशन चेंज करेगा, ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे ही नहीं बल्कि उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये जो एफ क्वांटिटी है, इसके अंदर तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एक नया क्वांटिटी डिफाइन करते हैं टू डिस्क्राइब द कॉज, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टॉर्क, व्हिच इज डिफाइंड लाइक दिस, व्हिच इनकॉर्पोरेट इनटू इटसेल्फ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पहली बात तो ये समझिए कि ओरिएंटेशन जो चेंज की बात करते हैं तो सिर्फ पॉइंट ऑफ सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई डोर है, ये डोर है, ठीक है,
इधर मान लो हिंज किया हुआ है, ये चौखट में ऐसे हिंज कर रखे हैं, ऐसे हिंज कर रखे हैं, ठीक है। अब देखो जब डोर खोलते हैं तो हम लोग हैंडल यहाँ लगाते हैं, ठीक है, हैंडल हम लोग यहाँ लगाते हैं, यहाँ से खोल के देखते हैं। कभी हैंडल यहाँ देखे हो इस जगह पे है? नहीं देखोगे। ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हिंज, तो हम कोशिश करते हैं हैंडल दूर से दूर लगाए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप फोर्स यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, रोटेशन अलग अलग प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे लगाएंगे वही फोर्स, ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगा। यही फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ हैंडल लगा लो, इस हैंडल को खींचोगे, कम रोटेशन प्रोड्यूस होगा गेट के अंदर, गेट के अंदर, ठीक है। गेट के अंदर ये गेट है, ये चौखट है, यहाँ हिंजेस लगे हुए हैं, तो ये वाला हैंडल पुल करोगे तो सेम फोर्स ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, वही यहाँ पे कम रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे और कम रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखिए जब हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन ही चेंज हो रहा है, डोर के केस में क्या है, डोर का लोकेशन नहीं बदलता है, डोर का पोजीशन नहीं बदल रहा है, डोर का स्पेस में पोजीशन नहीं बदल रहा है, उसका सिर्फ ओरिएंटेशन बदल रहा है, ठीक है। तो जहां ओरिएंटेशन का बात करते हैं वहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां पे फोर्स जो है इनफ क्वांटिटी नहीं है, वहां पे एक नया क्वांटिटी टॉर्क डिफाइन करते हैं, और टॉर्क इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रीट द होल बॉडी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स, पार्टिकल डायनामिक्स नहीं बोलते, पार्टिकल डायनामिक्स वहां पे बोलेंगे जहां पे हम लोग ट्रांसलेशनल इफेक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो जब तक आप ट्रांसलेशनल इफेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तब तक चूंकि पूरे बॉडी को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए इस फोर्स को आप शिफ्ट कर सकते हो। जब तक आप ट्रांसलेशनल इफेक्ट का बात कर रहे हो तब तक इस फोर्स को हम लोग पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, नो इशू, वी कैन शिफ्ट द फोर्स पैरेलल टू इटसेल्फ, वी कैन शिफ्ट द फोर्स पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक, कर सकते हैं। कर दिया, अच्छा हो गया। तो ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 1। पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लीजिए, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा जी, ये तो सिंपल ज्योमेट्री है? नहीं समझ में आता तो बताना। तो ये ऐसे करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये थीटा हो गया, ये थीटा सेम रहेगा, ठीक है। सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप 1 इज यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल द बॉडीज, जो भी प्रॉब्लम में बॉडीज हैं वो सभी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। अब देखिए स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 1 तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेट्स कम टू स्टेप 2। स्टेप 2 इज चूज द ऑब्जर्वर एंड एनालाइज द एक्सेलरेशन एंड देन चूज ए नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले तो आप ऑब्जर्वर चूज कीजिए, ठीक है। स्टेप 2 जो है इट सेज कि आप ऑब्जर्वर चूज करना है आपको। ये पॉइंट थोड़ा मिस करता है किताब में और टीचर लोग भी मिस करते हैं, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप 2 है चूज द ऑब्जर्वर एंड ए नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्जर्वर चूज कीजिए और एक बढ़िया कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करो। ऑब्जर्वर चूज करो और एक बढ़िया कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करो। बढ़िया क्या है वो डिस्कस करेंगे। पहले तो ऑब्जर्वर चूज करो। देखो हमने फोर्स का एनालिसिस कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम में जो जो फोर्सेस लगना है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। वी हैव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्सेस इन द फ्री बॉडी डायग्राम। अब बात है मोशन का कि एक्सेलरेशन किधर हो रहा है। तो एक्सेलरेशन देखिए मोशन को कैरेक्टराइज करता है और मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है, दूसरा ऑब्जर्वर के लिए वही बॉडी रेस्ट पे हो सकता है, ठीक है।
तो मोशन चूंकि रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव फेनोमेना है, तो आपको ऑब्जर्वर चूज करना है कि हमारा ऑब्जर्वर क्या है। जब एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का बात करने से पहले हम लोग को ऑब्जर्वर डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर हम लोग क्या ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटी लेते हैं, लेट्स टेक टू पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी, सपोज करो ऑब्जर्वर यहाँ है, सरफेस पे है, और एक केस लेते हैं, सपोज करो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इसको बोल दो O1, इसको बोल दो O2। बड़े सारे ऑब्जर्वर हो सकते हैं, कोई ऑब्जर्वर ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा हो, वो भी एक ऑब्जर्वर हो सकता है, ठीक है। तो हम लेकिन यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहले ये सवाल को हम लोग O1 के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर उस सवाल को O2 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अगर मान लो हम O1 ऑब्जर्वर चूज करते हैं, सपोज आई चूज ऑब्जर्वर O1। अब O1 क्या है, O1 क्या ऑब्जर्व करेगा? इफ आई चूज ऑब्जर्वर O1, तो O1 देखो, ऑब्जर्वर चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वही डिसाइड करेगा कि सूडो फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। सूडो फोर्स का हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ऑब्जर्वर चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और उसमें दिक्कत फिर आता है लोगों को। तो सपोज को O1 हम चूज करते हैं ऑब्जर्वर, तो O1 क्या देखेगा? व्हाट O1 इज गोइंग टू ऑब्जर्व? O1 क्या ऑब्जर्व करेगा? O1 क्या ऑब्जर्व करेगा? ठीक है, O1 का ऑब्जर्वेशन क्या होगा बताओ? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय O1? O1 जो है इस वेज को पीछे जाता हुआ देखेगा, एक्सेलरेशन A से। नहीं, सपोज एक्सेलरेशन A है, बिग मास है तो बिग कैपिटल लेटर ले लिया हमने। तो O1 क्या देखेगा? इस वेज को पीछे जाता हुआ देखेगा। अच्छा, इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन होगा? इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन होगा? चूंकि ये ब्लॉक इस वेज पर रखा हुआ है, तो वेज का सारा मोशन इनहेरिट करेगा। हम जिस भी फ्रेम में होते हैं उस फ्रेम के सारे मोशन को इनहेरिट करते हैं, ये एक सत्य है। हम जिस फ्रेम में होते हैं उस फ्रेम के सारे मोशन को इनहेरिट करते हैं। चूंकि ये ब्लॉक वेज के ऊपर रखा हुआ है, तो वेज का मोशन को इनहेरिट करेगा। तो O1 क्या देखेगा कि ये ब्लॉक वेज के साथ साथ पीछे तो जा ही रहा है, पीछे एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन वो वेज के विथ रिस्पेक्ट टू भी एक्सेलरेट कर रहा है। एक तो वेज के साथ साथ पीछे जा रहा है, और वेज के ऊपर भी वो एक स्मॉल एक्सेलरेशन A से एक्सेलरेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? O1 जो है वेज को पीछे जाता हुआ देखेगा, पीछे एक्सेलरेट होता हुआ देखेगा। ब्लॉक को क्या देखेगा? ब्लॉक जो है वेज के ऊपर चूंकि प्लेस्ड है, तो वेज का तो सारा मोशन को इनहेरिट करेगा ही, तो वेज का जो एक्सेलरेशन है वो भी उसके अंदर देखेगा। आज साथ साथ इस ब्लॉक को वेज के विथ रिस्पेक्ट टू वेज एक और एक्सेलरेशन देखेगा। बात समझ आ रहा है आपको? One is going to observe this block moving along with the wedge and moving with respect to wedge. ये O1 का ऑब्जर्वेशन होगा। What about O2? O2 क्या ऑब्जर्व करेगा? O2 चूंकि वेज के साथ अटैच्ड है, और जो ऑब्जर्वर जो हम जिस भी फ्रेम में होते हैं, चूंकि उसका सारा मोशन को इनहेरिट करते हैं, इसीलिए हम उस फ्रेम को कभी मोशन में नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ के साथ अटैच्ड हैं, अर्थ के फ्रेम में हैं, तो हम लोग अर्थ के सारे मोशन को इनहेरिट करते हैं। अर्थ 24 घंटा में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो हम भी अर्थ के साथ साथ 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अर्थ जो है सन के अराउंड 365 डेज और 6 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो हम भी उतना ही देर में, उतना ही दिन में 365 डेज एंड 6 आवर्स में हम लोग भी सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। चूंकि हम लोग अर्थ के ऊपर हैं, तो अर्थ का सारा मोशन को इनहेरिट करते हैं, और चूंकि हम लोग अर्थ का सारा मोशन को इनहेरिट करते हैं, इसलिए हम लोग अर्थ को अपने आंख से कभी मूव करता हुआ नहीं देखते। चूंकि आप उस फ्रेम के सारे मोशन को इनहेरिट करते हैं, इसलिए आप उस फ्रेम को कभी भी मूविंग नहीं पाते हैं। जैसे आप ट्रेन में होते हैं, ट्रेन चलता है, तो चूंकि ट्रेन के साथ साथ आप भी चलते हैं, ट्रेन का मोशन को इनहेरिट करते हैं। अगर आप ट्रेन के अंदर होते हैं, तो ट्रेन के अंदर होने की वजह से आप उसके सारे मोशन को इनहेरिट करते हैं, इसलिए आप कभी भी अपने ट्रेन को मोशन में नहीं पाते हैं, आप कभी भी अपने ट्रेन को मूविंग नहीं पाते। यही जो ऑब्जर्वर बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो आपके ट्रेन को मोशन में पाता है, क्योंकि वो ट्रेन के फ्रेम में नहीं है, ठीक है, तो ट्रेन का मोशन को इनहेरिट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ट्रेन के मोशन को ऑब्जर्व कर पाता है वो। ठीक है, तो
O2 जो है वेज के फ्रेम में है। अब चूंकि वेज के फ्रेम में है तो वेज के सारे मोशन को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए वो वेज को रेस्ट पे पाएगा, वो वेज को रेस्ट पे पाएगा और ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में मूव होता हुआ देखेगा। वो O2 जो है इस कैपिटल A को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा जो O1 ऑब्जर्व कर पा रहा है। क्योंकि O2 वेज के फ्रेम में है तो वो वेज के मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस मोशन को इनहेरिट कर रहा है, तो उसको सिर्फ एक एक्सेलरेशन दिखेगा एंड दैट इज स्मॉल है ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक सिंगल एक्सेलरेशन स्मॉल है दिखेगा। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, O1 O2 का ऑब्जर्वेशन कैसे डिफरेंट है ये समझ में आ रहा है आपको? हाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ O1 एंड O2 इज डिफरेंट, यू कैन अंडरस्टैंड। और भी ऑब्जर्वर लेंगे तो और भी अलग अलग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि मोशन एक रिलेटिव है, मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चीज हर ऑब्जर्वर के लिए सेम है। फ्री बॉडी डायग्राम एब्सोल्यूट है, चाहे O1 हो या O2 हो, हर लोग mg देखेगा, हर लोग r देखेगा, हर लोग ये नॉर्मल रिएक्शन देखेगा। फोर्स जो है एक एब्सोल्यूट चीज है, फोर्स जो रिलेटिव नहीं होता। अगर दो बॉडी इंटरैक्ट कर रहा है तो उनके इंटरैक्शन को हर ऑब्जर्वर देखेगा, कोई ऑब्जर्वर डिनाई नहीं कर सकता है। अगर आप एक तमाचा किसी को मारते हैं और उसको चोट लगता है तो ये ऑब्जर्वेशन हर लोग सेम तरीके से ऑब्जर्व करेगा, मतलब कोई ये नहीं करेगा तुमने नहीं मारा है। ठीक है, अगर ये मान लो पेन है, यहाँ गिरता है और हमारे हाथ को हिट कर रहा है, ठीक है, तो हिट कर रहा है तो हमारा हाथ और पेन इंटरैक्ट किया, ये इंटरैक्शन को हर लोग देखेगा। ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये जो मोशन है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अगर कोई ऑब्जर्वर जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो पेन को रेस्ट पे पाएगा। ठीक है, तो मोशन जो है रिलेटिव होता है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है, लेकिन फोर्स ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता है। फोर्स ही एब्सोल्यूट फोर्स जो कि इंटरैक्शन को कैरेक्टराइज करता है, और इंटरैक्शन फिजिकल रियलिटी है। इंटरैक्शन जो है वो फिजिकल रियलिटी है, तो इंटरैक्शन को हर ऑब्जर्वर सेम तरीके से होता हुआ देखता है, इंटरैक्शन को हर ऑब्जर्वर सेम तरीके से होता हुआ देखता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग दो ऑब्जर्वर O1 और O2 कंसिडर करें तो O1 का ऑब्जर्वेशन इन दोनों मासेस के लिए, इन दोनों बॉडीज के लिए, वेज और ब्लॉक, और O2 का ऑब्जर्वेशन इन दोनों बॉडीज के लिए अलग अलग है, अलग अलग है। अब क्वेश्चन ये है कि किसको चूज करें, बताओ, O1 को चूज करें या O2 को चूज करें? देखो पहले तो ये समझो O1 और O2 जो ऑब्जर्वर है उनमें क्या डिफरेंस है। देखो O1 जो है एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है और O2 जो है एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। O1 जो है इनर्शियल ऑब्जर्वर है और O2 नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। अब इनर्शियल क्या होता है? व्हाट इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम? ए ऑब्जर्वर इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल ऑब्जर्वर। ए ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो पहले आप बताइए कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता क्या है, पहले तो ये समझें। आपको शुरू में ही बताए थे क्वेश्चन मात्र एक माध्यम है चीज़ों को डिस्कस करने का। ठीक है, अभी हम लोग प्रॉब्लम शीट नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बट अभी चूंकि हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं चैप्टर को, ठीक है, तो आई हैव जस्ट टेकन ए क्वेश्चन टू डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ऐसे बताने में बड़ा नीरस लगेगा। ठीक है, एक सवाल के माध्यम से बताने में ईजी रहेगा, थोड़ा सा समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो O1 और O2 दो ऑब्जर्वर कंसिडर किए। अब O1 ऑब्जर्वर और O2 ऑब्जर्वर के नेचर में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों ऑब्जर्वर में? तो O1 हम बोल रहे हैं कि O1 जो है इनर्शियल ऑब्जर्वर है और O2 नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या होता है? एनी ऑब्जर्वर हु इज इन inertial reference frame is called inertial observer and any observer who is in non-inertial reference frame is called non-inertial observer। तो क्वेश्चन ये है कि inertial reference frame क्या होता है और non-inertial reference frame क्या होता है, वो देखिए। inertial reference frame जो है what is inertial reference frame and what is non-inertial reference frame? Inertial reference frame is basically non-accelerated frame. A frame which is non-accelerated is called inertial reference frame. वो फ्रेम जो नॉन एक्सेलरेटेड है उसको हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जो फ्रेम नॉन एक्सेलरेटेड है उसको हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो और जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसको हम लोग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो ऐसा तो देखो आइडियली कोई ऐसा फ्रेम है इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है
जो नॉन एक्सेलरेटेड हो। इवन अर्थ के साथ जो अटैच फ्रेम है वो भी एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि अर्थ भी एक्सेलरेटेड, अर्थ इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। एंड रोटेटिंग फ्रेम इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम हमेशा ही एक एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में जैसे अर्थ, मान लो कोई रोटेटिंग फ्रेम है, जैसे ये अर्थ है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेटिंग फ्रेम में कोई भी पॉइंट लेंगे आप, इफ आई टेक एनी पॉइंट से P, then since the frame is rotating, this point will undergo a kind of circular motion. और circular motion में देखो velocity always keep on changing its direction. So in that case, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इस रोटेटिंग फ्रेम में है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस फ्रेम का मोशन को इनहेरिट करते हुए एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, और चूंकि ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बदलता रहेगा, यानी वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होगा। कहने का मतलब ये है कि रोटेटिंग फ्रेम इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। सो इवन अर्थ इज ऑल्सो ए रोटेटिंग फ्रेम। सारे जो प्लैनेट्स हैं, सारे जो स्टार्स हैं, they all keeps on revolving around something, they all keep on moving in a curve। तो कोई भी स्टार प्लैनेट आइडियली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं बोल सकते हैं हम लोग आइडियली मतलब एक क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन ये ले सकते हैं, ये फ्रेम अटैच टू ए डिस्टेंट स्टार्स, डिस्टेंट मतलब अर्थ से जो बहुत दूर है, a frame attached to distant stars which seems to be not changing their position with respect to Earth can be seen as a closer approximation to an inertial reference frame। क्या मैं बोल रहा हूँ? A frame which is attached to distant stars which seems to be not changing their position with respect to Earth can be taken as a closer approximation to a inertial reference frame। I am saying closer approximation, not ideal। Ideal inertial reference frame is non, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एक आइडियलाइजेशन ही हो सकता है, क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है नहीं कि जो बिल्कुल आइडियली बिल्कुल नॉन एक्सेलरेटेड हो। रेस्ट पे रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी से टकरा ही जाएगा ना। अगर कोई बॉडी मान लो रेस्ट पे है तो आसपास का प्लैनेट से वो टकरा जाएगा, पास में आसपास का जो सेलेस्टियल बॉडी है, स्टार्स है, उससे वो टकरा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बट फिर भी अभी कुछ चैप्टर्स के लिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, या इस लेवल पर जो 10+2 में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उस केस में हम लोग अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानेंगे। अब अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानने से क्यों ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, ये अभी आपके बियॉन्ड योर स्कोप है। आप ग्रेजुएशन में मान लो फिजिक्स वगैरह लोगे तो वहाँ देखोगे कि अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानने से क्यों ज़्यादा परेशानी नहीं आता है, और कैसे केस में, इन व्हाट सिनेरियो अर्थ को रेफरेंस फ्रेम मानने से दिक्कत आ जाएगा। अर्थ आइडियली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है नहीं है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जब सवाल करेंगे तो अर्थ को एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ नहीं है उसको मानने से कोई दिक्कत तो आ ही जाएगा ना। जो चीज़ नहीं है, अर्थ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं है, अब उसको मानोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे आप, क्योंकि आपका अजम्पशन जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। तो अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानने से यूजुअली रियल लाइफ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। बट देयर आर सिनेरियोज जहाँ अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानने से आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करेंगे। लेकिन वो सिनेरियो क्या है वो आपको इसलिए 10+2 लेवल पे आपको पढ़ाया नहीं जाता है, तो अभी आपके लिए वो थोड़ा सा बियॉन्ड योर स्कोप है, मतलब थोड़ा हाई हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है तो हमने जो दूसरे चैनल हैं टी विद्या फिजिक्स और ट्रैजेक्टरी एजुकेशन का जो चैनल है, उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ा रखा है कोरियोलिस फोर्स। तो आप कोरियोलिस फोर्स का लेक्चर्स देख सकते हैं मेरा, कोरियोलिस फोर्स का, उसे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों हम लोग अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस अपने रियल लाइफ में नहीं करते हैं, और वो क्या ऐसे सिनेरियोज हैं जहां अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानने से आप प्रॉब्लम फेस करने लगेंगे, और वैसे केस में आपको अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम मानना पड़ेगा और वहाँ पे आपको कोरियोलिस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस पूरे वीडियो में मैंने काफ़ी, वो 3-4 वीडियो का लेक्चर सीरीज है, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि ये पूरा चीज़ को डिस्कस करा। कोरियोलिस फोर्स का टॉपिक है, तो अगर बहुत कोई इंटरेस्ट रखता है तो यू कैन गो टू दैट, अदरवाइज आप कोई देर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस पे अज्यूम करेंगे, है नहीं, अज्यूम करेंगे, ठीक है।
हम लोग अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एज्यूम कर लेंगे। आज चूंकि अर्थ को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एज्यूम करेंगे तो एनी फ्रेम विच इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ विल आल्सो बी ट्रीटेड इनर्शियल फ्रेम। Any frame which is at rest with respect to earth are moving with constant velocity with respect to earth can be taken as inertial frame. So we assume earth to be an inertial reference frame. अर्थ को हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान लेंगे, ठीक है। तो एनी फ्रेम, अच्छा इन जनरल देखिए, इफ एस इज एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, अगर एस एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, देन एनी फ्रेम एस डैश which is either at rest with respect to earth, with respect to S basically, or moving with constant velocity with respect to S will also be taken as inertia. क्या लिखा है मैंने? कोई S फ्रेम है, if S is a frame which is inertial, then any frame S dash which is either rest with respect to earth or moving with constant velocity with respect to earth will also be inertial. क्लियर है? क्योंकि S अगर नॉन एक्सेलरेटेड है तो कोई फ्रेम S डैश जो कि आइदर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू S है या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू S है, वो भी नॉन एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। तो अगर अर्थ को आप इनर्शियल मानते हैं तो एनी फ्रेम विच इज आइदर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ विल आल्सो बी टेकन एज इनर्शियल। कोई भी फ्रेम एस डैश जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको भी हम लोग इनर्शियल मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? सो हियर इफ वी कम टू आवर क्वेश्चन, देन ये ऑब्जर्वर क्या है? ये ऑब्जर्वर अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, सरफेस पे खड़ा है, सरफेस इज पार्ट ऑफ अर्थ अज्यूमिंग। तो एस के जो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो हम कहेंगे O1 इज इनर्शियल। लेकिन व्हाट अबाउट वेज? वेज इज एक्सेलरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। वेज जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, तो वेज जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है एंड O2 इज अटैच्ड टू द वेज, O2 इज लाइंग ऑन द वेज, तो O2 एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो जाएगा। O1 एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है और O2 एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। O2 इज लाइंग इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, O2 is lying in accelerated frame, तो एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो जाएगा। O1 is inertial and O2 is non inertial। अब हम इतना बता क्यों रहे हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? क्या इसका सिग्निफिकेंस है? हम क्यों इतना चर्चा कर रहे हैं कि O1 is inertial, O2 is non inertial? क्या इसका इंपॉर्टेंस है सवाल करने में? देखिए एक चीज समझिए, जो इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, जो इनर्शियल ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उस ऑब्जर्वेशन को आप फोर्सेस के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट कर सकते हैं। यू कैन कोरिलेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय इनर्शियल ऑब्जर्वर विद द फोर्सेस यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, बट द सेम थिंग यू कैन नॉट डू फॉर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को फोर्सेस के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अर्थ के ऊपर है, ठीक, हम लोग अर्थ के ऊपर है, अब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं सन जो है अर्थ का चक्कर काट रहा है, यही देखते हैं ना जी, कि 24 घंटा में हमारा ऑब्जर्वेशन यही है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं अरे अर्थ चक्कर काटता है सन का, सन कैसे चक्कर? अरे तुम देख क्या रहे हो ये बताओ? तुमने कभी देखा कि
अर्थ जो है सन का चक्कर काट रहा है। आप क्या देखते हो? सुबह देखते हो सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, और सेट इन द वेस्ट, अगेन राइजेज इन द ईस्ट। क्या देख रहे हैं आप? 24 घंटा में सन एक चक्कर लगा लेता है अर्थ का। क्या आप इस फेनोमेना को, इस ऑब्जर्वेशन को आप न्यूटन सेकेंड लॉ से जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, आप इसको नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, आप अर्थ पे खड़े हैं। आप, हालांकि यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है, मतलब यही आपको बताया था मैंने, अर्थ यूजुअली हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानने से दिक्कत आने लगेगा, ठीक है। हाँ, तो अर्थ एक क्लोज अप्रॉक्सीमेशन है, तो हमेशा ही चूंकि क्लोज अप्रॉक्सीमेशन आइडियली अर्थ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं है, तो एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हमेशा एक ऐसा फेनोमेना या एक ऐसा ऑब्जर्वेशन कर सकता है जिसपे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि सन जो है अर्थ का चक्कर काट रहा है, बट इट कैनॉट बी जस्टिफाइड यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर इज डेस्टाइन्ड टू सी वायलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का डेस्टिनी है कि वो न्यूटन सेकेंड लॉ का वायलेशन देखेगा, ठीक है। तो जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उसको हम लोग कभी भी न्यूटन सेकेंड लॉ से जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि जो ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का है उसको हम लोग कभी भी फोर्स के साथ कोरिलेट नहीं कर पाएंगे यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। सो ऑल द न्यूटन्स लॉज जो है दे आर वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर। रिमेंबर, Newton's laws is valid only for inertial observer. It is not valid for non-inertial observer. ठीक है, स्पेशली न्यूटन सेकेंड लॉ इज नेवर वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो आपको अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है तो आपको इनर्शियल ऑब्जर्वर पे भी लगाइए। बाद में हम लोग देखेंगे कि O2 पे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये भी देखेंगे कि क्यों हम लोग सिर्फ इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए ही हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होता है। ये भी थोड़ा और डिस्कशन करेंगे जब हम लोग O2 वाला केस लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ओपन क्वेश्चन क्या है, व्हाई न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये ओपन क्वेश्चन है, इसको अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सारा कर लेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम आपको अभी ये बता रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए वैलिड नहीं है। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को हम लोग फोर्सेस के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, विच वी कैन डू फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर। इनर्शियल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन को हमेशा ही हम फोर्सेस के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट कर सकते हैं। सो O1 इज एलिजिबल ऑब्जर्वर whose observation can be correlated with the forces using Newton's second law. O2 is not eligible. O2 का ऑब्जर्वेशन को हम लोग फोर्स के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कि क्यों नहीं कर सकते हैं, और जब नहीं कर सकते हैं तो क्या ऑप्शन हमारे पास बचता है अगर हम O2 का ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सवाल को करें, ठीक है। तो पहले जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। पहले O1 तो इनर्शियल है और उसका ऑब्जर्वेशन को हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। लेट्स डू इट फर्स्ट एंड देन वी विल सी O2 का केस देखेंगे। तो O1 जो है इनर्शियल ऑब्जर्वर है, एंड लेट्स चूज दिस O1 एज ऑब्जर्वर फॉर आवर क्वेश्चन। स्टेप 2 क्या था, चूज द ऑब्जर्वर। हमने O1 को ऑब्जर्वर चूज कर लिया, आगे O2 वाला केस भी देखेंगे। तो हमने O1 को ऑब्जर्वर चूज कर लिया। तो O1 का ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग O1 का ऑब्जर्वेशन क्या है, O1 का ऑब्जर्वेशन है कि वेज इज एक्सेलरेटिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन विद कैपिटल ए, वेज इज एक्सेलरेटिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन विद कैपिटल ए, एंड वेज इज ब्लॉक इज having two acceleration, one along with the wedge, another with respect to wedge, ठीक है, ठीक है। तो ये O1 का ऑब्जर्वेशन। दूसरा चीज क्या मैंने बोला है स्टेप 2 में, मैंने बोला चूज ऑब्जर्वर, O1 ऑब्जर्वर चूज कर लिया, और चूज ए नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाई वी हैव टू चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम? हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों चूज करें, क्यों चूज करना होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम? देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों चूज करना होता है। हमने फोर्सेस का डिस्क्रिप्शन ले लिया फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है, और ऑब्जर्वर चूज कर लिया तो हमको एक्सेलरेशन का भी आइडिया लग गया, ठीक है, एक्सेलरेशन का भी आइडिया लग गया। हमने O1 ऑब्जर्वर चूज कर लिया, तो O1 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि वेज जो है कैपिटल ए से पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और जो ब्लॉक है उसके अंदर दो एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। एक वो जो वेज से वो इनहेरिट कर रहा है, और दूसरा वो जो वेज के विथ रिस्पेक्ट टू है,
भेज के विथ रिस्पेक्ट टू है, तो एक्सेलरेशन का आइडिया लग गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को अपने आप को प्रिपेयर करना न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए। हम लोग को वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, बट न्यूटन सेकंड लॉ इज अ वेक्टर इक्वेशन। न्यूटन सेकंड लॉ एक वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ जो है, द न्यूटन सेकंड लॉ इज अ वेक्टर इक्वेशन, जो कि बोलता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, net force acting on a body is equal to the product of mass and net acceleration which you have in the body. ये क्या बोल रहा है? The resultant force acting on the body is equal to mass into resultant acceleration of the body. तो आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लगा पाओगे ना, यहाँ पे 3 फोर्स है। अब अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे, उस केस में आपको इन तीनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, इन तीनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। अब 2 फोर्स का रिजल्टेंट का तो फार्मूला मार्केट में है, बट 3 फोर्स का तो नहीं है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 फोर्स का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, फिर तीसरे फोर्स का साथ एडिशन, वेक्टर एडिशन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी अब देखो, जैसे 2 एक्सेलरेशन इसमें देखने को मिल रहा है, कैपिटल है स्मॉल है, तो आप वेक्टर फॉर्म में न्यूटन सेकंड लॉ लगा दोगे तो पहले तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। वो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, और रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समझ रहे? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वैसे केस में ऑप्शन क्या है? वैसे केस में ऑप्शन ये है कि हम लोग इसको यहां से स्प्लिट करते हैं 3 स्केलर इक्वेशन में। एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, और एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड। मतलब नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स along x axis is equal to mass into net acceleration along x axis। अब जब कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करोगे तो ये जो कंपोनेंट फॉर्म है fx, fy, fz, ax, ay, az, ये मीनिंगफुल तभी है जब आप बताओगे कि x एक्सिस तुम्हारा क्या है और y एक्सिस क्या है। Unless you define what is your x axis and what is your y axis, you cannot talk about fx and fy। जब तक आप एक्स वाई जेड डिफाइन नहीं करोगे, यूजुअली आपको प्रॉब्लम जो है 2 डायमेंशनल ही आता है 10+2 लेवल पे, ठीक है। तो जेड का जरूरत नहीं पड़ता है, 2 डायमेंशनल क्वेश्चन ही आता है। 3 डायमेंशनल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, मतलब कोरियोलिस फोर्स जो हम लोग ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। बट अभी आपको इस लेवल पे, जेई और नीट लेवल पे 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स ही करना है, तो आपको सिर्फ एक्स और वाई ही डिफाइन करना पड़ेगा, जेड डिफाइन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जेड डायरेक्शन कोई मोशन हो नहीं रहा, आपको मोशन 2 डायमेंशन में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो चलो ये नहीं भी जरूरत है, तो ये तो जरूरत है ना भाई। अब ये एफ एक्स, एफ वाई, ए एक्स, ए वाई का बात हम लोग तभी कर सकते हैं, we can talk about fx and fy only when we define what is x axis, what is y axis। So before you apply Newton's second law in component form, you have to clearly define xy coordinate system। आपको x axis और y axis clearly define करना पड़ेगा। You have to define what is x axis, what is y axis। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों चूज करना जरूरी है? क्योंकि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को यूजुअली कंपोनेंट फॉर्म में लगाते हैं। तो कंपोनेंट फॉर्म में लगाने के पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज उस कंपोनेंट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। कंपोनेंट का बात ही नहीं कर सकते ना। यू कैन नॉट टॉक अबाउट एफएक्स अनलेस यू डिफाइन व्हाट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना होता है। ये भी बहुत लोग मिस करते हैं, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना जरूरी होता है, अदरवाइज आप गलती करेंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा एक चीज और समझिए, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप फोर्स को ब्रेक करेंगे, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक्सेलरेशन को भी ब्रेक करेंगे। कभी भी आप लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स है और राइट हैंड साइड जो एक्सेलरेशन है, उनको 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजॉल्व नहीं कर सकते। यू हैव टू रिजॉल्व देम इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बॉडी जो है, इनके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
क्योंकि एक बार आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ सिंगल प्रॉब्लम, इट बिकम्स टू सेपरेट प्रॉब्लम्स। न्यूटन सेकेंड लॉ चूंकि सेपरेटली अप्लाई करोगे ना, इस पे अलग अप्लाई करोगे, इस पे अलग अप्लाई करोगे, तो जो कॉर्डिनेट सिस्टम यहाँ चूज कर रहे हो जरूरी नहीं कि वही कॉर्डिनेट सिस्टम यहाँ चूज किया जाए, लेकिन जो कॉर्डिनेट सिस्टम यहाँ चूज कर रहे हैं उसी कॉर्डिनेट सिस्टम में इस पे जितने ही फोर्स लग रहे हैं उनको रिजॉल्व करना है और जो एक्सेलरेशन उनको रिजॉल्व करना है। मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक बॉडी के लिए आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। You have to resolve force and acceleration left hand side of the equation, right hand side of the equation in same coordinate system, and that is true for every kind of equation, all kind of equation. ये सिर्फ न्यूटन से अकेला के लिए नहीं है, that is true for other equations as well जो वेक्टर फॉर्मेट पे है। बट ये दोनों बॉडीज का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब उन्होंने बोला नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफर नहीं करता है, या कोई भी लॉ ऑफ नेचर है, और भी लॉज हैं, बड़े सारे लॉज हैं नेचर के, कोई भी लॉ ऑफ नेचर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफर नहीं करता है, या किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंडिकेट नहीं करता है, या किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रेफरेबल नहीं मानता है। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात ही नहीं करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ साइलेंट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये थोड़ी बोल रहा है तुमको कि भाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको रिजॉल्व करना। ये न्यूटन सेकेंड लॉ डज नॉट रेफर टू एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। न्यूटन सेकेंड लॉ डज नॉट टॉक अबाउट एनी कोऑर्डिनेट। ये तो सिर्फ ये बोल रहा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन व्हिच द बॉडी हैज। ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। इट इज साइलेंट। इट्स ट्रू नॉट जस्ट फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ, इट्स ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ लॉज ऑफ नेचर, बी इट मैक्सवेल इक्वेशन और एनी अदर इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये सब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, उसको मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। तो कोई भी लॉ ऑफ नेचर, कोई भी लॉ ऑफ नेचर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफर नहीं करता है। इट इज साइलेंट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट डजंट रेफर टू एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट डज नॉट मेक एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेफरेबल। दैट मीन्स द लॉज ऑफ नेचर लीव्स अस इंडिपेंडेंट टू चूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम एज पर आवर डिस्क्रेशन। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि कोई लॉ नहीं है जो उसको गवर्न करता है, या कोई लॉ किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रेफरेबल नहीं मानता है, या किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंडिकेट नहीं करता है। इसलिए एज ए पर्सन वी आर फ्री टू चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के लिए हम लोग फ्री हैं, और जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के लिए फ्री हैं तो इस फ्रीडम को यूज करो अपने फायदे के लिए। जब लॉज ऑफ नेचर आपको खुला छोड़ दिया है कि आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर सकते हो, तो मेक यूज ऑफ दिस फ्रीडम, मेक यूज ऑफ दिस फ्रीडम एंड चूज ए नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लो जिसमें आपका न्यूटन सेकेंड लॉ जब अप्लाई करो और जो इक्वेशन निकल के आए वो इक्वेशन सिंपल हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो इक्वेशन में आप लिखोगे उसका सॉल्व भी आप ही को करना है, कोई आपका पड़ोसी आके सॉल्व नहीं करेगा उसको। बात समझ में आ रहा है आपको? तो चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के लिए आप फ्री हैं, सो यू शुड यूज दिस फ्रीडम जुडिशियसली। आप अच्छे से इसका यूज करो। ठीक है, आप फ्री हैं, और आप मान लो कोई, हम कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के लिए फ्री है, और उसके बाद कोई कहे कि हम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे जो 23 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो भाई प्रॉब्लम किसको होगा? जो अगले स्टेप में आपको न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है। अगर कोई ऐसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेगा तो इसमें देखो तीनों फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, और जितना ज्यादा फोर्स रिजॉल्व होंगे ना उतना वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आता जाएगा। जितना ज्यादा वो कोऑर्डिनेट फोर्स रिजॉल्व होंगे उतना ज्यादा इक्वेशन में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ठीक है, तो आप देखो, एक तो फ्री हो, फ्रीडम है, फिर भी आप एक गंदा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर रहे हो जिसमें सारे ही फोर्स रिजॉल्व करने पड़ जाए, तो फायदा क्या? आप बेवकूफ हैं। ठीक है, तो आपको जब फ्रीडम मिला है तो कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कीजिए जिसमें इक्वेशन थोड़ा सिंपल है। सिंपल आएगा तो सॉल्व करना भी इजी रहेगा, सॉल्व आप ही को करना है। चौथा स्टेप वही है, सॉल्व द इक्वेशन। तीसरा स्टेप है सेटअप न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बढ़िया चूज कीजिए, क्योंकि आप फ्री हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के लिए। सिंस यू आर फ्री टू चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूज ए नाइस वन, चूज ए नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम, डोंट चूज ए बैड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो नाइस फिर क्या है? क्या दिमाग में कंसिडरेशन रखा जाए? दिमाग में ऐसा क्या कंसिडरेशन है? नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या क्या दिमाग में रखे? जो कोऑर्डिनेट चूज कर रहे हैं तो किन पॉइंट्स को हम लोग दिमाग में रखें, किन पॉइंट्स को दिमाग में रखें, जो उसको भी हम अगले पेज पे ही लिखते हैं। ठीक है, what considerations we should keep in mind so when choosing the coordinate system, ये हम लोग का क्वेश्चन है। what considerations we should keep in mind while choosing a nice coordinate system?
are choosing a coordinate system which is nice one. Considerations while choosing a coordinate system. Considerations while choosing a coordinate system. The first consideration you should keep in mind that maximum number of forces, जब आप x एक्सिस y एक्सिस चूज कर, अच्छा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस y एक्सिस चूज करना है तो फ्रीडम एक ही एक्सिस चूज करने में है, कोई दूसरा तो उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। आपके पास फ्रीडम जो है वो सिर्फ एक एक्सिस चूज करने का है, क्योंकि दूसरा तो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आप जब x एक्सिस चूज कर रहे हैं तो y एक्सिस तो अपने आप ही डिटरमाइन हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज, जो फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेज आपने ड्रॉ किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज शुड लाई along एक्सिस। क्योंकि जो फोर्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर गया उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिजॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। कि अगर मान लो कोई फोर्स एक्स के लॉन्ग लाई कर रहा है तो उसका वाई एक्सिस के लॉन्ग तो कॉम्पोनेंट जीरो ही होगा ना, ठीक है। जो फोर्स एक्स के लॉन्ग लाई कर गया उसका वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, जो फोर्स वाई के लॉन्ग लाई करेगा उसका एक्स कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस शुड लाई अलोंग एक्सिस, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस शुड लाई अलोंग एक्सिस। एक्सेलरेशन शुड आल्सो लाई अलोंग एक्सिस। दो एक्सेलरेशन है तो कम से कम एक लाई करे, ठीक है। एक्सेलरेशन शुड आल्सो लाई अलोंग एक्सिस। देखिए जब हम ये सब बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपल्सन है, हम तो बस बोल रहे हैं कि फ्रीडम है तो ऐसा करोगे तो बढ़िया बन जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन सिंपल आ जाएगा, ठीक है। सो इट आर नॉट मैंडेटरी थिंग्स, दिस आर जस्ट एडवाइस फ्रॉम ए टीचर कि भाई आप ऐसा लीजिए ताकि आपका इक्वेशन थोड़ा आगे सिंपल आए, सिंपल आएगा तो उसका सोल्यूशन भी सिंपल आएगा, ठीक है। तो यू शुड चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट maximum number of forces should lie along axis and acceleration should also lie along axis, क्योंकि acceleration को रिजॉल्व करना पड़ जाएगा ना फिर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखना है आपको। लेट्स कम बैक, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, दिस इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब बताओ इसमें क्या हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जो है एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर जाए। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है जी, ऑब्जर्वर O1 चूज किया, ये एक्सेलरेशन A हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक आपका कैपिटल A हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन को कभी भी ना फोर्स के साथ जोड़ के मत दिखाओ, ध्यान रहे ये चीज। मतलब कई बार मैं देखता हूँ ना कि इसी में बंदा लोग जोड़ देता है ऐसे, ये एक्सेलरेशन है। ये काम कभी मत करिए, ये काम कभी मत करिए, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स दो अलग अलग प्रजाति का लोग हैं, उनको क्लब मत करिए। फोर्स जो है इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉज को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन इफेक्ट है, फोर्स जो है वो कॉज है और एक्सेलरेशन इफेक्ट है, ठीक है। दो अलग अलग चीज है। फोर्स इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एक्सेलरेशन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। सो फोर्स एंड एक्सेलरेशन दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, सो डोंट मिंगल देम, राइट। आप एक्सेलरेशन ऐसे दिखाओ अलग से, यहाँ पे ऐसे दिखाओ, ठीक, मिक्स मत करो, नॉट एडवाइजेबल, नॉट गुड। मतलब फिजिक्स का जो बंदा काफ़ी कमिटेड है वो इस चीज़ को बहुत डिसलाइक करेगा, विल पेनलाइज यू ऑल्सो अगर कभी देखा तो, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्टिव बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में कौन देखेगा, बट ठीक है कौन देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन चीज़ तो सही करोगे ना आप, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताओ कैसा लोगे। इसमें 3 फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है, तो कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाए। तो एक्स एक्सिस ऐसा ले लिया जाए और वाई एक्सिस कुछ ऐसा ले लिया जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि आर और एम जी जो है वो एक्सिस के लॉन्ग आ गया, आर और एम जी जो है एक्सिस के लॉन्ग आ गया ना जी, ठीक है। आर एंड एम जी इज लाइंग अलॉन्ग एक्सिस। तो आउट ऑफ 3 फोर्सेस the 2 forces are lying along axis. Out of 3 forces, 3 में से 2 फोर्स एक्सिस के along लाई कर गया। Of course तीनों फोर्स तो कोई भी एक्सिस लोगे तो नहीं लाई करेगा, ठीक है। तो 3 में से 2 फोर्स जो है एक्सिस के along लाई कर गया। यहाँ पे कैसे लोगे,
यहाँ पे ऐसे ले लो एक्स वाई, यही सिस्टम यहाँ भी लेना पड़ेगा तुमको एक्सेलरेशन के लिए भी, यही एक्सेलरेशन के लिए भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो, लेके देखना, ठीक है। अभी हम ये ले रहे हैं, लेकिन आप ना ये भी ट्राई करना, सेम आंसर आएगा, क्योंकि लॉज कोई एक्सेस के बारे में बात करता नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ ले वही यहाँ ले, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट पे न्यूटन सेकेंड लॉ सेपरेटली अप्लाई होता है, ठीक है। सो दैट्स इट स्टेप 3। यहाँ पे देखिए दो में से एक फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया और एक्सेलरेशन भी एक एक्सिस के लॉन्ग आ गया, दोनों तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है नहीं दोनों फोर्सेस। अच्छा ये सब भी ड्रा कर लो यार, ये थीटा एंगल है और ये एंगल थीटा है, ठीक। इसको छोटा कर देंगे, ठीक। ओके, so step 2 is complete. Step 2 is complete. Step 1 was draw the free body diagram. Step 2 is choose the observer and a nice coordinate system. A nice coordinate system. Okay. Now let's talk about step 3. Step 3 is simple. Write Newton's second law, or apply Newton's second law and write the equation. Apply Newton's second law and write the equations. Apply Newton's second law and write the equation. Newton's second law apply करो और equation लिख डालो, ठीक। So we are well prepared for writing equation now, ठीक है। हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, हम लोग कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, वी राइट देम इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, कहाँ था जी एफ एक्स इक्वल एम, चल मिटा दिया, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा यहाँ लिखा, ठीक है, चलो कोई नहीं। सो लेट्स राइट द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल एम एक्स एंड एफ वाई इक्वल एम ए वाई, ये कॉम्पोनेंट फॉर्म में है। तो अलग अलग बॉडीज के लिए लिखते हैं हम लोग, लेट्स राइट देम फॉर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। पहले वेज का लिख लें, पहले वेज का लिख लेते हैं। व्हाट इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एन साइन थीटा, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एन साइन थीटा, बाकी तो वाई डायरेक्शन में है ना। तो जो आपका जो किसी भी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान दीजिए एक चीज और, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं ऑलवेज शो द फोर्सेस, डोंट शो द कंपोनेंट्स। केवल क्या लिखते हैं लोग, ऐसे ड्रॉ करते हैं एन साइन थीटा एन कॉस, नॉट ए गुड प्रैक्टिस। आप नेट फोर्स दिखाओ, उनके कंपोनेंट मत दिखाओ, ठीक है। हाँ, वो इक्वेशन लिखते समय आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब जैसे वाई एक्स का इक्वेशन लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल एम एक्स वेज के लिए, तो हम क्या करें, वी हैव टू सी द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो जो वाई के लॉन्ग फोर्स है उसका तो कोई भी कंपोनेंट नहीं बनेगा, जो वाई के लॉन्ग फोर्स लाई कर रहा है उसका तो एक्स के लॉन्ग कोई भी कंपोनेंट नहीं बनेगा। तो एक्स के लॉन्ग क्या फोर्स है, एक्स के लॉन्ग जो एन है, जो कि वाई के भी लॉन्ग नहीं है एक्स के भी लॉन्ग नहीं है, तो इसका कंपोनेंट वाई के लॉन्ग भी होगा और एक्स के लॉन्ग भी होगा। n cos theta along negative y direction and n sin theta along negative x direction. So net force in x direction is n sin theta. ये किधर है, ये negative x direction में है, negative x direction में है। So that is equal to mass into acceleration in negative x direction. So what is acceleration in negative x direction? Capital A, ठीक। y के along भी लगा लें हम लोग, there is no acceleration in y direction,
there is no acceleration in y direction, so net force along y direction will be 0. क्योंकि y डायरेक्शन के along कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेज का सारा एक्सेलरेशन x के along है, तो y के along कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो I will just calculate net force acting on the wedge in y direction and equate it to 0. So what is net force acting in y direction? Positive y direction ले लो. Net force along positive y direction will be total force along positive y direction and total force minus total force along negative y direction. So what is total force along positive y direction? R. And what is total force along negative y direction? That is equal to mg और एक n का component n cos theta. ठीक, ये इक्वेशन हो जाएगा. हालांकि इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं है सवाल सॉल्व करने में, सेकंड वाला. अच्छा, अब ब्लॉक का देख लो. x के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या होगा? x के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या होगा? x और y के अलॉन्ग लिखना है ना मैं, तो n तो तुम्हारा y के अलॉन्ग है, उसका कोई कंपोनेंट x के अलॉन्ग नहीं आएगा. x के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा mg का. सो नेट फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस इज हाउ मच? mg sin theta. ठीक. And what is net acceleration along x axis? Acceleration, net acceleration along x axis क्या होगा? एक तो कैपिटल स्मॉल ए है पॉजिटिव x के अलॉन्ग, और इसका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा कैपिटल ए का. कैपिटल ए तो x और y दोनों के अलॉन्ग नहीं है, तो इसका कंपोनेंट दोनों के अलॉन्ग रहेगा. तो नेट एक्सेलरेशन अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस से हाउ मच? a माइनस a cos थीटा. स्मॉल ए ए का रिजोल्यूशन करेंगे ना, अलॉन्ग x हो जाएगा a cos थीटा, अलॉन्ग y a sin थीटा हो जाएगा. लेकिन वो अलॉन्ग x जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स नेट एक्सेलरेशन अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन इज गोइंग टू बी a माइनस स्मॉल a माइनस कैपिटल A cos थीटा, कैपिटल A cos थीटा. तो ये इक्वेशन लिख दिया हमने. दिस इज mg sin थीटा, नेट फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन, एंड दिस इज नेट एक्सेलरेशन अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन. डायरेक्शन मैच करना चाहिए. अच्छा, एंड व्हाट इज नेट फोर्स अलॉन्ग y डायरेक्शन? नेट फोर्स अलॉन्ग y डायरेक्शन, देखिए एक्सेलरेशन जो है, नेट एक्सेलरेशन इज a sin थीटा इन नेगेटिव y डायरेक्शन. व्हाट इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग y डायरेक्शन? कैपिटल A sin थीटा इन नेगेटिव y डायरेक्शन. तो आप फोर्स भी नेगेटिव y डायरेक्शन में देखो, फोर्स भी नेगेटिव y डायरेक्शन में देखो. तो नेगेटिव y डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गया? mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन नेगेटिव y डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा ब्लॉक का, और ये सॉरी वेज का, और ये इक्वेशन हो गया ब्लॉक का. इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? आप यहां से n निकालो, कैपिटल N a के टर्म्स में, और वो यहां लिख दो. जैसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करें तो खैर आपका डिस्कशन है. स्टेप 4 इज सॉल्यूशन. Step 4 is you solve the equation. Step 4 is you solve the equation. Solve the equation. Solve the equation and obtain the right information which you need. ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. यहाँ जो हमको दिख रहा है n को हम लिख सकते हैं ma बाई साइन थीटा, और यहाँ पुट कर दो mg cos थीटा माइनस ma बाई साइन थीटा. यहाँ से कैपिटल A आ जाएगा ना हम लोग का, यहाँ से कैपिटल A आ जाएगा, है कि नहीं? ये आ जाएगा mg cos थीटा इक्वल्स टू m sin थीटा प्लस m अपॉन sin थीटा कैपिटल A. So capital A will be simply mg sin theta cos theta upon m plus ये आ जाएगा. ठीक है, इस कैपिटल को यहां पुट कर दोगे तो स्मॉल ए आ जाएगा.
इस कैपिटल ए को यहाँ पुट कर दो, पहला इक्वेशन में तो स्मॉल ए आ जाएगा, स्मॉल ए निकालना है आपको, स्मॉल ए ही निकालना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूशन कर लेंगे आप, इस तरह से आप सोल्यूशन कर लेंगे। ये मिटा देते हैं, टाइडी रहेगा, ठीक, ओके फाइन। ठीक, so we have done the question as per observer A or O1. We have done the question as per the observer O1. O1 के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन कर दिया। We have done the question as per the observer O1. O1 ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को कर दिया, ठीक है। Now, what about O2? What about O2? O2 is a non-inertial observer, क्योंकि वो वेज पे खड़ा है, वेज का मोशन इनहेरिट करेगा। अब वेज एक्सीलरेटेड है, वेज एक्सीलरेट कर रहा है कैपिटल ए से, ठीक है। तो O2 एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, O2 एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो O2 का ऑब्जर्वेशन को हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं कर सकते। O2 के ऑब्जर्वेशन को हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये देखा जाए क्यों नहीं कर सकते, पहले तो ये समझा जाए कि क्यों नहीं कर सकते हो तुम, क्यों नहीं कर सकते हो। देखो O1 और O2 दोनों के ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है। O1 जो है वेज को एक्सेलरेट होता हुआ देख रहा है। O1 के ऑब्जर्वेशन में कैपिटल ए है, देखो यहाँ पे कैपिटल ए दिख रहा है ना O1 के ऑब्जर्वेशन में। जो राइट हैंड साइड इक्वेशन का होता है ऑब्जर्वेशन साइड होता है, तो कैपिटल ए दिख रहा है ऑब्जर्वेशन में, तीनों इक्वेशन में देखो कैपिटल ए दिख रहा है। O2 को कैपिटल ए नहीं दिख रहा है, O2 वेज को रेस्ट पे पा रहा है, O2 जो है वेज को रेस्ट पे पा रहा है। अब एक चीज समझिए आप, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है क्या है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो ये फोर्स साइड है, दिस इज ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट, ये ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है। whereas the right hand side it is observer dependent, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है और राइट हैंड साइड जो है ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। तो इससे मुश्किल क्या आएगा, अगर हम लोग दो ऑब्जर्वर कंसिडर कर रहे हैं O1 और O2, अगर हम लोग दो ऑब्जर्वर कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जर्वर फोर्सेस तो सेम ऑब्जर्व करेगा। दोनों ऑब्जर्वर O1 और O2 जो बॉडीज पे फोर्सेस लग रहे हैं वेज और ब्लॉक पे, वो फोर्स तो सेम ही ऑब्जर्व करेगा ना, कि फोर्स तो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी करता नहीं है, फोर्स इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इंटरैक्शन फिजिकल रियलिटी है जो कि सेम तरीके से सारे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं। अगर दो बॉडी कोलाइड कर रहा है तो कोलिजन को कोई भी ऑब्जर्वर निगेट नहीं कर सकता है, कोई ये नहीं बोलता नहीं कोलाइड किया। If the two bodies are colliding and they are exerting force on each other, then every observer in this universe is going to accept this fact that the two body has interacted, ठीक है, the two body has collided। तो फोर्स साइड जो है ऑब्जर्वर O1 के लिए और ऑब्जर्वर O2 के लिए सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन साइड जो है O1 के लिए अलग है और O2 के लिए अलग है। तो कैसे लिख सकते हो कि सेम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड बाय O1 एंड सेम फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड बाय O2। अगर आप ऐसे लिखेंगे देन फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी गेट इज सिंपली A1 इक्वल्स टू A2 व्हिच इज नॉट द फैक्ट। आप अगर दोनों ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देते हो तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड रिमेंस सेम एंड इफ आई अप्लाई इट फॉर बोथ द ऑब्जर्वर्स, अगर मान लो दोनों के लिए वैलिड है तो दोनों के लिए वैलिड होगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा कि लेफ्ट हैंड साइड सेम एंड राइट हैंड साइड इज डिफरेंट। सो हाउ कैन अ सेम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टू डिफरेंट राइट हैंड साइड? इट कैन नॉट हैपन।
एक सेम चीज जो है, सेम लेफ्ट हैंड साइड कभी भी दो डिफरेंट राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर आप इक्वलिटी ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब सिंपल मीनिंग हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशन मेड बाय O1 एंड ऑब्जर्वेशन मेड बाय O2 इज सेम, विच नेवर हैपेंस। मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर जो है अलग अलग ऑब्जर्वेशन करता है, अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग ऑब्जर्वेशन करता है। अगर न्यूटन सेकंड लॉ सारे ऑब्जर्वर के लिए वैलिड हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो मोशन है वो रिलेटिव नहीं रह जाएगा, मोशन भी एब्सोल्यूट हो जाएगा, विच इज सेम फॉर एवरी ऑब्जर्वर, विच इज नेवर हैपेंस। मोशन इज रिलेटिव, डिफरेंट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व डिफरेंट मोशन, ठीक है। O1 का ऑब्जर्वेशन O2 का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग है। O1 जो है वेज को एक्सेलरेट होता हुआ देख रहा है, O2 नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो उस वेज के मोशन को इनहेरिट करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वालिटी है किसी एक ऑब्जर्वर के लिए ही वैलिड हो सकता है, और वो जो एक ऑब्जर्वर है उसी को हम लोग इनर्शियल बोलते हैं। सो न्यूटन सेकंड लॉ इन ए वे डिफाइंस हु इज इनर्शियल हु इज नॉन इनर्शियल। न्यूटन सेकंड लॉ जिस ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के लिए वैलिड है उसको हम लोग इनर्शियल ऑब्जर्वर बोलते हैं, अब बाकी ऑब्जर्वर के लिए वैलिड नहीं होगा। सो एफ इज इक्वल टू ma1 बट f इज नॉट इक्वल टू ma2। O2 का ऑब्जर्वेशन के लिए वो वैलिड नहीं है। मतलब आप समझ रहे ना कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों के लिए वैलिड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है। What is observed by O1 is not getting observed by O2. O1 is observing capital A, ठीक है, which O2 is not observing. कैपिटल A यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे नहीं रहेगा। You have a capital A in this acceleration A1, which is observation made by O1, लेकिन वो कैपिटल A यहां से मिसिंग है। So there are certain observation which is made by inertial observer which is missing in case of non-inertial observer. So mathematically it doesn't hold good. If I write f equal to ma1, I cannot write f equal to ma2. कोई a1 a2 अलग अलग है और f सेम है, f सेम है। क्लियर है क्यों न्यूटन सेकेंड लॉ O1 और O2 दोनों के लिए वैलिड नहीं हुआ, सिर्फ एक के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो या तो ऐसे बोलो इसको कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए वैलिड है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि न्यूटन सेकेंड लॉ जिस ऑब्जर्वर के लिए वैलिड है उसको इनर्शियल बोलते हैं, एक ही बात। तो इस तरह से हम लोग कई बार बोलते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इन ए वे डिफाइंस हु इज इनर्शियल एंड हु इज नॉन इनर्शियल। न्यूटन सेकेंड लॉ जिसके ऑब्जर्वेशन के लिए वैलिड है वो इनर्शियल कहलाता है, और जिसके ऑब्जर्वेशन के वैलिड नहीं है उसको वो नॉन इनर्शियल कहलाता है, ठीक, ओके। लेकिन नॉट एवरीथिंग इज बैड फॉर O2। O2 का सब कुछ खराब नहीं है। एक चीज समझिए आप, O2 का ऑब्जर्वेशन सिंपल है, O1 का ऑब्जर्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। O1 दो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर रहा है इस ब्लॉक के लिए, कैपिटल ए स्मॉल है, दो ऑब्जर्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए यहाँ पे O2 का ऑब्जर्वेशन जो है ब्लॉक के लिए बड़ा सिंपल है। सी दिस, वेज इज इन इक्विलिब्रियम फॉर O2। O2 के लिए वेज इक्विलिब्रियम में है, और वो जो ब्लॉक है it is having a single acceleration small a with respect to wedge. It is having a single acceleration small a with respect to wedge. So O2 का ऑब्जर्वेशन सिंपल है। सिंपल का मतलब है अगर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई हो पाता तो बड़ा सिंपल इक्वेशन, तो थोड़ा सा मतलब लिखना आसान होता, क्योंकि O1 का O2 का ऑब्जर्वेशन सिंपल है, इक्वेशन तो सेम आएगा लेकिन लिखने में थोड़ा आसानी होगा। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे अगर O2 के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें या O2 के ऑब्जर्वेशन को हम न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट करना चाहें, सो हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन डू दैट, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। क्या दिक्कत क्या आ रहा है मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म हैं A1 में जो A2 में मिसिंग है। A1 में कैपिटल A है जो A2 में नहीं है, O2 उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। A1 में कैपिटल A है और यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो अगर हम लोग वो टर्म जो यहाँ मिसिंग है और यहाँ है उसको यहाँ लिख दें, जो टर्म यहाँ पे है और यहाँ से मिसिंग है उसको यहाँ लिख दें, तो ये फिर इक्वालिटी हो जाएगी। मैथमेटिकली यही दिख रहा है ना भाई कि यहाँ पे कुछ टर्म मिसिंग है और यहाँ से मिसिंग है। तो अगर हम राइट हैंड साइड में वो टर्म जो यहाँ पे है और यहाँ से मिसिंग है उसको लिख दें यहाँ पे, तो हमारा ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोनों इक्वेशन सेम दिखेगा आपको। यहाँ पे कैपिटल A है जो यहाँ पे नहीं है, तो अगर वो टर्म को यहाँ लिख दिया जाए तो हमारा ये इक्वेशन भी इक्वालिटी में आ जाएगा, विच विल बी सेम एज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म है कैपिटल A से रिलेटेड
वेज के एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो यहाँ पे मिसिंग है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि वो जो टर्म मिसिंग है उसको यहाँ लिखा जाए तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाइज नहीं है। राइटिंग एनीथिंग हियर इज नॉट वाइज थिंग टू डू, बिकॉज राइटिंग एनीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड or modifying the right hand side basically amounts to writing anything on the right hand side basically amounts to modifying the observation made by observer, which is never a wise thing to do. मतलब कोई भी चीज राइट हैंड साइड में लिखना एक तरह से ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को मॉडिफाई करने के बराबर है, विच इज नेवर वाइज थिंग टू डू। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वर, एवरी ऑब्जर्वर इज वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग हिज ऑब्जर्वेशन। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं और हम लोग सन को एक राउंड मारता हुआ देखते हैं एक दिन में हम देखते हैं कि सन जो है एक चक्कर काट लेता है अर्थ का, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन गलत है, सही नहीं है। मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हो बता रहे हैं आपको। इफ बीइंग ऑन द अर्थ आई एम ऑब्जर्विंग सन टू बी रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ मेकिंग वन फुल सर्कल इन वन डे, सो दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। That is what my observation is. No one can say कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन गलत है। नहीं, गलत नहीं है, यही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ट्रेन में कोई बंदा बैठा है और ट्रेन का मोशन इनहेरिट कर रहा है, उसकी वजह से ट्रेन को रेस्ट पे पा रहा है, तो यही उसका ऑब्जर्वेशन है, वो गलत ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते तुम्हारा ऑब्जर्वेशन गलत है। नो, द ऑब्जर्वेशन इज नेवर रॉन्ग, यू आर सेइंग व्हाट ही इज ऑब्जर्विंग। तो हम लोग अगर सन को अर्थ का चक्कर काटता हुआ देख रहे हैं तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन और ये यही ऑब्जर्वेशन है, यही हम देखते हैं, वही हम बता रहे हैं। तो किसी ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होता है, उसको मॉडिफाई करना कोई वाइज चीज नहीं है, वो लड़ बैठेगा आपसे। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ा दिया गया तब ना बचपन से कि नहीं अर्थ चक्कर काटता है सन का, तब ना ये मान लेते हैं। जब मान लो जिस समय आदमी लोग को नहीं पता होगा कि सन जो है रेस्ट पे है और मतलब सन ऑफ कोर्स रेस्ट पे नहीं है, मतलब सन के अराउंड चक्कर काट रहा है अर्थ, अगर ये मतलब मालूम नहीं होता, हम लोग को बचपन से नहीं पढ़ाया तो आज भी हम लोग यही जान रहे होते कि सन जो है अर्थ का चक्कर काटता है। ठीक है, तो मतलब मॉडिफाइंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑब्जर्वर इज नॉट वाइज थिंग टू डू। देयर वाज वन फिजिसिस्ट हु सेड, हिज नेम वाज कोपरनिकस, उसने कहा कि अर्थ जो है सन का चक्कर काटता है। तो पीपल वायलेंटली प्रोटेस्टेड। मतलब अर्थ हमारे पुराने ग्रंथों में, धर्म में, कोई जो सेक्रेड बुक्स हैं उन सब में बहुत इसको महत्व दिया गया है। मतलब पीपल हैड ए 500 ईयर्स बैक, 500-600 साल पहले, मतलब यूनिवर्स का एक जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स था। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स में बेसिकली ये था कि अर्थ लाइज एट द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स। अर्थ इज सुप्रीम ऑब्जेक्ट, earth is supreme object, and of course we are people living on the earth, so we are supreme human being. ठीक है, so earth was regarded as supreme object जिसके अराउंड पूरा ब्रह्मांड चक्कर काट रहा है। ये जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था। जियोसेंट्रिक, अर्थ, जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक मतलब सेंटर। अर्थ ब्रह्मांड के सेंटर में है, अब पूरा ब्रह्मांड जो है अर्थ का परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा किसका किया जाता है? जो सुप्रीम होता है। हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं तो मंदिर का परिक्रमा करते हैं, बिकॉज वी रिगार्ड द गॉड एज सुप्रीम डीटी। ठीक है, सुप्रीम मानते हैं और उसका हम परिक्रमा करते हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट अर्थ को लेकर था कि अर्थ लाइज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड होल यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सो अर्थ रिगार्डेड एज सुप्रीम ऑब्जेक्ट, सुप्रीम ऑब्जेक्ट, धरती माता। ठीक है, तो ऐसे इस तरह का नोशन था। देन ए पर्सन केम, कोपरनिकस, ही सेड नहीं, अर्थ सन का चक्कर काटता है। पीपल प्रोटेस्टेड, those who are associated with religion, Christianity, वो सब बहुत प्रोटेस्ट किए। एंड यू नो ही नेवर एक्सेप्टेड कि नहीं ठीक है, फिर भी वो बोलता रहा कि अर्थ जो है सन का चक्कर काटता है। एंड प्रोबेबली ही वाज हैंग्ड। ऑल्दो दिस स्टोरी, मतलब ये स्टोरी है, अब स्टोरी कितना सही है पता नहीं, बट स्टोरी सेज कि ही वाज हैंग्ड फॉर दिस। उसको मतलब फांसी पे लटका दिया गया। और लास्ट ऐसे पूछते रह गया कि तुम मान लो कि अर्थ जो है अर्थ के अराउंड सन चक्कर काट रहा है, लेकिन वो नहीं माना। ठीक है, he was hanged. This is the story. I don't know whether this story is correct or not, but I have read it in books. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वर यही सारे लोग यही ऑब्जर्व कर रहे थे ना कि अर्थ जो है सन चक्कर काट रहा है, तो उसको समझाना नोशन बहुत स्ट्रांग था।
वो तो बाद में ना धीरे धीरे टेलीस्कोप वगैरह बना, लोग ऑब्जर्व किए, बहुत लोग और बोलने लगे नहीं नहीं सही बात बोल रहा था वो, तुम उसको मार दिए, तब ना ये सब हम लोग का बुक्स में आ गया और बचपन से हम लोग को पढ़ाया जाने लगा, तो हम लोग इसको रेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ठीक है अर्थ चक्कर काट रहा है। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ाया जाता, बुक्स में नहीं होता, तो हम नहीं मानते उसको, क्योंकि जो हम देखते हैं उसी को हम सही मानते हैं, जो हम लोग को दिखता है वही हम लोग सही मानते हैं। ठीक है, कहा था जो दिखता है वो सत्य है, तो दिख रहा है उसी को सही मानते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को मॉडिफाई करना एक अच्छा चीज नहीं माना जाता है। तो फिर कैसे करोगे? पहली बात तो हमने कहा कि चलो जो यहाँ है और यहाँ नहीं है उसको यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, तो लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो ऑब्जर्वर साइड है, ऑब्जर्वर साइड को मॉडिफाई करना सही बात नहीं है। ठीक है, इट लीड्स टू मॉडिफाइंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑब्जर्वर विच, तो ऑब्जर्वर गुस्सा हो जाएगा। तो एक ऑप्शन और है, कोई बात नहीं, उधर नहीं तुमको एडजस्ट करना है उन टर्म्स को, तो एक काम करो, जो यहाँ लाना है उसको इधर ले आओ माइनस करके, जो चीज़ यहाँ ऐड करना चाहिए था जिसके वजह से ये दोनों इक्वालिटी हो जाता है, दोनों यहाँ पे इक्वालिटी हो जाता है, कोई बात नहीं, तुमको यहाँ नहीं करना है तो इसको क्या करोगे, इधर लेके आ जाओ। ठीक है, इधर लेके आ जाओ, ये टर्म इधर लेके आ जाओ, माइनस साइन बना के इधर लेके आ जाओ। ठीक, इसको इधर लेके आ जाइए और फिर आपका ये इक्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इधर जोड़ोगे तो क्या हुआ, इधर जोड़ा तो इसका मतलब है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम मॉडिफाई कर रहे हैं। आप अपार्ट फ्रॉम ऑल द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एक डमी फोर्स लिख रहे हैं, एक ऐसा टर्म लिख रहे हैं जो एक्चुअली नहीं लग रहा है। ठीक है, आप एक ऐसा टर्म यहाँ ऐड कर रहे हैं जो एक्चुअली बॉडी पे कभी लग नहीं रहा है, लेकिन जस्ट टू make O2 eligible to get his observation correlated with the force side, you are adding something to the force side. So adding anything over here amounts to modifying the free body diagram. जो फोर्स लग रहे हैं उसके अलावा एक और फोर्स उस पर लगा दो। ठीक है, उस फोर्स को लगाते ही आप O2 के ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करने लगोगे। ठीक है, so the manipulation is in order to make O2 eligible to get his observation correlated with the forces, apart from all the forces acting on the body, which is of course real forces, right? जो लग रहे हैं actually, you apply one more force which actually never acts. It's just a manipulation. It is just a manipulation to enable a non-neutral observer to get his observation correlated with the forces. आप रियल फोर्स के साथ साथ एक और टर्म लिख दो जिसको हम लोग आपको सूडो बोलेंगे या फिक्सिशियस बोलेंगे। We can also call it fictitious forces, right? इसको हम लोग सूडो फोर्स, सूडो मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, और फिक्सिशियस फोर्स, ये बस एक मैनिपुलेशन है, ये एक मैनिपुलेशन है टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन मेड बाय O1 एंड O2। O1 और O2 के ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस है उसको कंपेंसेट करने के लिए ये टर्म हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड में जोड़ना वाइज नहीं है, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ते हैं। ठीक है, और उस टर्म को हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। सूडो इसलिए कि वो फोर्स एक्चुअली एक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ एक मैनिपुलेशन टर्म है, सो दैट हम लोग O2 के ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकंड लॉ से कोरिलेट कर पाए। और ये तभी आप करेंगे व्हेन यू विश टू सॉल्व द क्वेश्चन एज पर O2। अगर O1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज O1 इज ए एलिजिबल पर्सन, उसका तो ऑब्जर्वेशन ऐसे ही कोरिलेट हो रहा है फोर्स के साथ। ये जो सूडो फोर्स आपको लगाना है ये सिर्फ तभी लगाना है जब आप सवाल को O2 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप सवाल को O2 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लगते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और फोर्स उसमें लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, वेज है, ब्लॉक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप वेज का इक्वेशन O1 के अकॉर्डिंग लिखें या और ब्लॉक का इक्वेशन O2 के अकॉर्डिंग लिख दें, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों का इक्वेशन O1 के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तब तो सूडो फोर्स का कोई नीड नहीं है। या दोनों का O2 के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, उस केस में आपको दोनों में ही सूडो फोर्स लगाना पड़ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक का हम O1 के अकॉर्डिंग लिखें और दूसरे का O2 के अकॉर्डिंग लिखें, तो जिसका इक्वेशन O2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे सिर्फ उसी में सूडो फोर्स लगाएंगे।
जिस भी बॉडी का इक्वेशन आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सिर्फ वहां पे सूडो फोर्स लगाना है। जिसका इक्वेशन O1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वहां पे सूडो फोर्स नहीं लगाना है। सो सूडो फोर्स आपको वही लगाना है जहां पे आप ऑब्जर्वेशन, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट करना चाहते हैं। ठीक है। सो whenever you wish to write equation as per O2, you have to make a slight modification. You have to make a slight modification in the free body diagram, and that modification is in the form of a term which you call pseudo force. Pseudo इसलिए बोला जाता है कि वो नॉन एग्जिस्टेंट होता है, वो नॉन एग्जिस्टेंट होता है, वो एक्चुअली कभी लगता नहीं है, वो कभी भी लगता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको सूडो बोलते हैं। आपको हम बता दें सूडो फोर्स क्या लगाएंगे आप। जो सूडो फोर्स आपको लगाना है, दैट सूडो फोर्स शुड बी सूडो फोर्स। जो सूडो फोर्स आप लगाएंगे एफ सूडो लगाएंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा सूडो फोर्स का, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ mass of the body observed by O2 into and acceleration of the frame of non-inertial observer, the O2 मतलब और डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक है। जो सूडो फोर्स लगाना है आपको, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी ऑब्जर्व्ड बाय नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर विच इज O2 इन दिस केस, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है, या जिस डायरेक्शन में फ्रेम, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग इसको ना इधर जाकर नेगेटिव करके यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है कैपिटल ए का, उसको फिर नेगेटिव करके इधर लगा रहे हैं, इसलिए ये ऑपोजिट लिख रहे हैं हम लोग। ऑपोजिट कहाँ लिखा है यार, ऑपोजिट। हाँ ठीक है। तो अब लगाओ, इसमें आ जाएगा। मान लो यहाँ पे हम लोग लगाना है ये सूडो फोर्स मतलब O2 के अकॉर्डिंग कोरिलेट करना है। सपोज करो O2 के अकॉर्डिंग कोरिलेट करना है, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना है हम लोग को। तो आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मान लो दोनों का ही इक्वेशन हमें सूडो फोर्स के O2 के अकॉर्डिंग लिखना है। सपोज करो दोनों का ही इक्वेशन हम लोग को O2 के अकॉर्डिंग लिखना है, सपोज करो। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी बॉडी का इक्वेशन आपको O2 के अकॉर्डिंग लिखना है, उसके फ्री बॉडी डायग्राम में मॉडिफिकेशन करना है। ठीक। तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम दोनों का इक्वेशन O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तो उस केस में दोनों में ही वो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको जो भी फोर्स लगना है वो लगते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और फोर्स आप यहां लगाएंगे जिसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन जो O2 का जो फ्रेम है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है, मतलब कैपिटल ए जो है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। सो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो कि O2 यहां पे है, वो क्या है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो सूडो फोर्स लगेगा वो राइट डायरेक्शन में लगेगा।
ठीक, सूडो फोर्स जो है राइट डायरेक्शन में लगा, यहां भी और यहां भी। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी विच इज ऑब्जर्व, विच इज हियर कैपिटल M, इनटू acceleration of the frame of non-S observer. Mass of the body being observed into acceleration of the frame of non-S observer. Mass of the body observed यहाँ क्या है, small m into acceleration of the frame of non-S observer. ठीक, यहाँ गिजबिज हो गया है। ठीक, ओके, ये भी रहता है। ठीक, अब इक्वेशन लिखो O2 के अकॉर्डिंग, सूडो फोर्स लगा दिया हमने। नाउ राइट डाउन द इक्वेशन एज पर O2। O2 का ऑब्जर्वेशन वेज के लिए क्या है, व्हाट ही इज ऑब्जर्विंग फॉर वेज, ही इज ऑब्जर्विंग वेज टू बी एट रेस्ट। आपने सूडो फोर्स लगा दिया ना, अब यू कैन राइट द इक्वेशन एज पर O2। आप O2 के अकॉर्डिंग अब इक्वेशन लिख सकते हो, एक और सूडो फोर्स लगा दिया, आप इक्वेशन O2 के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। O1 के अकॉर्डिंग लिखना है तो सूडो फोर्स का कोई जरूरत नहीं है। तो अब O2 के अकॉर्डिंग लिखा जाए इक्वेशन। O2 क्या ऑब्जर्व कर रहा है वेज के लिए, व्हाट O2 इज ऑब्जर्विंग फॉर वेज, फॉर O2 वेज इज इन इक्विलिब्रियम, वेज रेस्ट पे, क्योंकि वो वेज का मोशन इनहेरिट कर रहा है तो वेज को रेस्ट पे पा रहा है। सो फॉर O2 वेज इज एट रेस्ट, वेज इज एट रेस्ट, इसका मतलब है वेज जो है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0 एंड नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज आल्सो 0। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, ma minus n sin theta, and there is no acceleration in x direction, so it is 0. Net force in y direction is also 0. So what do you have here, r minus mg minus n cos theta is 0. ठीक, यहां आ जाइए, व्हाट अबाउट ब्लॉक, O2 जो है ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर रहा है। ब्लॉक के लिए O2 जो है सिर्फ सिंगल एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर रहा है। वो एक्सेलरेशन क्या है, वो एक्सेलरेशन ये है, he is observing block accelerating with respect to wedge, he is observing block accelerating with respect to wedge। ठीक, okay, this is x direction। so what is net force in x direction for the block, ब्लॉक के लिए नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या है, ये थीटा है, 90 थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। सो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन फॉर द ब्लॉक इज ma cos थीटा, ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विल बी 0। भाई O2 तो y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं देख रहा ना, वो तो सिर्फ x डायरेक्शन में देख रहा है, तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा, दैट इज n प्लस ma sin थीटा। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन देख लो कितना है, ये सब का कॉम्पोनेंट बनेगा ना, वो x और y दोनों के लॉन्ग नहीं है, माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, yes, so these are the equation, this is for the wedge and this is for the block। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर आएगा। क्यों वही आंसर आएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप कंपेयर करो, और यहां पे जो इक्वेशन है और यहां जो इक्वेशन है, इनको कंपेयर करो, दोनों सेम है, आर द सेम, दे मस्ट बी सेम, देन ओनली द मैनिपुलेशन विल वर्क। क्योंकि दो दो आंसर नहीं आ सकता ना, सेम आंसर आएगा तभी जब इक्वेशन सेम रहेगा, दे मस्ट बी सेम, एंड दिस इज द सक्सेस ऑफ द मैनिपुलेशन विच वी हैव डन। ये मैनिपुलेशन का सक्सेस है कि हम लोग जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं वर्क कर रहा है, क्योंकि इक्वेशन सेम आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आंसर भी सेम आएगा और आना भी चाहिए,
क्योंकि एक बॉडी का दो एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता है। सो व्हाट वी हैव डन व्हेन वी अप्लाई सूडो फोर्स, और जब आप O2 के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, वो इक्वेशन सेम है जो O1 के अकॉर्डिंग लिखा है आपने। जो इक्वेशन आपने O1 के अकॉर्डिंग लिखा है वही इक्वेशन O2 का भी आ रहा है, O2 के अकॉर्डिंग जो है। एंड दिस इज द बिग सक्सेस ऑफ द मैनिपुलेशन विच वी हैव डन। ठीक है, मतलब सूडो फोर्स एक मैनिपुलेशन है, सूडो फोर्स कभी लगता नहीं है। अगर सूडो फोर्स लगता तो उसका रिएक्शन भी समझ में आता, रिएक्शन भी होता ना भाई। आप अगर ये फोर्स लगाएं और अगर रियल होता सपोज करो, तो आपको एक दो क्वेश्चन का आंसर मिलता। पहली बात, ये फोर्स किसने लगाया, नो आंसर। ये mg फोर्स किसने लगाया, देयर इज आंसर, अर्थ ने लगाया। ये r किसने लगाया, देयर इज आंसर, सरफेस ने लगाया। ये n किसने लगाया, ब्लॉक ने लगाया, आंसर है। बट ma फोर्स किसने लगाया, देयर इज नो आंसर, कोई किसने लगाया ही नहीं, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है। और दूसरा, अगर लगा तो इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ है, वो भी नहीं है। तो ऐसा कोई फोर्स हो ही नहीं सकता है जो लगाने वाला एब्सेंट हो और उसका रिएक्शन भी ना लगे। ठीक है, यानी ये फोर्स किसने लगाया ही नहीं, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय O1 and O2 and so as to enable a non-universal observer to get his observation correlated with the forces using Newton's second law. ये एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है so that the difference in the observation made by O1 and O2 can be compensated. आई को कंपेंसेट कर देंगे डिफरेंस को, उसके बाद आप O2 के ऑब्जर्वेशन को फोर्सेस के साथ न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फोर्स इसीलिए सूडो फोर्स कहलाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैनिपुलेटिंग टर्म है। ये फोर्स कभी भी लगता नहीं है, कोई लगाता नहीं है, इसका कहीं रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स इज जस्ट ए मैनिपुलेशन, ये जुगाड़ है जिससे आप नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन को फोर्सेस के साथ कोरिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप सवाल को O1 के अकॉर्डिंग करेंगे, इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करेंगे, तब आपको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो सूडो फोर्स लगाना कोई कंपल्सन नहीं है, ये एक ऑप्शन है। अगर आप क्वेश्चन को इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करते हैं, आपको सूडो फोर्स का कोई जरूरत नहीं है। बट उसी सवाल को आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे, उस केस में सूडो फोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, और यूजुअली करते हैं क्योंकि सूडो फोर्स वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन थोड़ा सिंपल होता है, कॉम्प्रिहेंड करना इजी रहता है, तो इसलिए यूजुअली करते भी हैं लोग। तो आपके पास ऑप्शन है, आप करो ना करो, मतलब करोगे तो फिर सूडो फोर्स लगाना, और नहीं करोगे तो मत लगाना। ठीक है, ओके, सो यू सी द इक्वेशंस आर सेम बट डायनेमिक्स बिहाइंड दिस इक्वेशंस आर डिफरेंट। ये इक्वेशन सेम है बट इनके पीछे का जो कहानी है वो अलग अलग है ना, आंसर सेम आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का जो भी कॉन्सेप्ट था और जो भी इंफॉर्मेशन था, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो सारा मैंने इस क्लास में डिस्कस कर लिया। वी टुक ए क्वेश्चन आल्सो एंड थ्रू दैट क्वेश्चन वी अंडरस्टूड मेनी थिंग्स। नहीं, उन्होंने काफ़ी कुछ समझा। उन्होंने ये समझा कि कब फोर्सेस शिफ्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है चूज करना, और कैसे हम लोग नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट कर पाते हैं सूडो फोर्स यूज करके। सो दीस आर ऑल टेक अवेज, है ना, आप इस सब नोट कर लो, बढ़िया से समझो, कोई दिक्कत हो आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल डिस्कस टेंशन फोर्स। वे सूडो फोर्स का कहानी इनकम्प्लीट है, आगे और भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।